हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। सब लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और आज के इस वीडियो का टाइटल क्या है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आइडिया मिल गया होगा कि आज हम यहाँ पे यूपी पीसीएस का जो आपका सीसेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस यूनिट का नाम क्या है? इंट्रापर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है आपकी, जो चैप्टर आपका दिया हुआ है यूपी पीसीएस सीसेट के एग्ज़ाम में, वो हम यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। ये एक वीडियो से आपका पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स वाला जो यूनिट है वो पूरा मैं डिटेल में कवर करवा दूंगी। पहले एक वीडियो में हम यहाँ पे सारे ही जो आपकी थ्योरी पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट जो है, हम उसको कवर करेंगे। और फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेकर आऊँगी जो हमारा होगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं कम्युनिकेशन से जुड़े हुए, उन सारे पीवाईक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। ईयर वाइज पीवाईक्यूज मैंने आपकी है ना मटेरियल तैयार कर लिया है, कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी चीज़ें आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी, सारे पीवाईक्यूज के आंसर आपको इसी क्लास में मिल जाएंगे। तो अगर आपने ये क्लास बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर ली है, जितने भी देर की आपकी क्लास होगी, मुझे नहीं पता है, काफ़ी सारे पेजेस है इसके अंदर, तो जितनी भी देर की आपकी क्लास होने वाली है, थोड़ी बड़ी क्लास तो रहेगी ही, क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन का यूनिट हमको यहाँ पे फिनिश करना है। हो सकता है 2, ढाई, 3 घंटे तक आपकी मैक्सिमम क्लास चले, उससे ज़्यादा बड़ी लेने की मैं कोशिश नहीं करूँगी। कोशिश करूँगी कि 2, ढाई घंटे में आपका पूरा यूनिट जो है वो फिनिश हो जाए। लेकिन हम भागेंगे नहीं, हम धीरे धीरे डिटेल में सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ताकि मैं ये सोचूंगी कि आपने आज से पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आज आपका सिर्फ आपको रिवीजन भी करवाना है और आपको साथ ही साथ चीज़ें पढ़वानी भी है, समझानी भी है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में समझाती हुई चलूँगी और इतना फटाफट सारी चीज़ें समझा दूंगी कि एक वीडियो में आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। फटाफट का ये मतलब नहीं कि घाई घाई करके सब खत्म करवाना है, समझा भी दूंगी मैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई भी आपको डाउट होता है किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है, डू कॉमेंट में, मुझे कॉमेंट करके पूछिए। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो का क्या एजेंडा रहने वाला है, हम यहाँ पे यूपी पीसीएस सीसेट का कम्युनिकेशन का यूनिट जो है उसको डिटेल में कवर करेंगे एक इस वीडियो के अंदर, ठीक है। हम क्लास को शुरुआत करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट लेकर आई हूँ। आपका एग्जाम आने वाला है, यूपी पीसीएस सीसेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बच्चों के मन में एक मोटिवेशन होना चाहिए। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इन दिनों को हमको खराब नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल भी हमको इसको खराब नहीं करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमको ये सारे ही दिन अपने यूटिलाइज करने हैं। यूटिलाइज करने के लिए सोचा कि बच्चों में मोटिवेशन, वैसे तो आप लोगों में बहुत मोटिवेशन है, हम सबको पता है, लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा समय तक तैयारी करते हैं तो मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो थोड़ा और जोश भरने के लिए एक मोटिवेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। आप स्टूडेंट्स के लिए ये कोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समय के पास में इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। यानी कि अभी जितना टाइम आपको मिला है, वी होप कि आपने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया होगा। जो कुछ दिन आपके पास में अभी बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन को, हम यही आशा करते हैं कि इन दिनों को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करोगे। जो समय मिला है उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, क्योंकि वापस से बार बार ये सेम टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। भर्तियां आती रहेंगी, भर्तियां जाती रहेंगी। अगर तैयारी नहीं है तो दूसरों का सिलेक्शन होता रहेगा आपकी सीट के ऊपर, और आप सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठे पढ़ते रहोगे, या फिर जो भी अपना टाइम पास करे हो, टाइम वेस्ट करे हो, वो करते रहोगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि समय के पास में इतना समय नहीं है कि वो आपको बार बार रिपीटेटिव समय जो है वो दे सके अपनी तैयारी करने के लिए। आपकी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है, उम्र जो है वो निकलती जा रही है, समय जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है। इसलिए जितना टाइम आपको मिला है उस टाइम को पकड़ के रखो, उस टाइम में अपना 100% देने की कोशिश करो। रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। ऑफ कोर्स अगर मेहनत करी है तो रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में ही होगा। जो भी मेहनत करता है उसके फेवर में, उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। आज नहीं तो हो सकता है किसी को थोड़ा सा लेट मिले, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, लेकिन मेहनत का फल हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फल की चिंता मत करो। मेरा तो यही मानना है कि पढ़ाई करी ना तो कहीं ना कहीं तो काम आएगी ही आएगी। इस एग्जाम में नहीं तो कहीं किसी दूसरे एग्जाम में काम आ जाएगी, लेकिन काम जरूर से आएगी आपको, ठीक है। तो ये कोट था आप लोगों के लिए कि समय के पास में इतना समय नहीं है
कि वो आपको दोबारा से समय दे, इसलिए हमको समय की कदर करनी है। जो भी टाइम आपको मिल रहा है, जितना भी टाइम है, थोड़ा टाइम है, ज़्यादा टाइम है, जितना भी टाइम आपके पास में है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। और क्योंकि समय की बात करी तो समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्टली हमारी क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा क्लास जो है वो बड़ी रहने वाली है, 2-2.5 घंटे की क्लास रहेगी। तो हम इस क्लास में क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को कवर करेंगे, हम क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ इस क्लास का शुरू करने से पहले। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिरकार ये कम्युनिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो होता क्या है, इसका मतलब क्या है, संचार का, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, हम उसको देखेंगे। फिर कम्युनिकेशन हम करते कैसे हैं, कम्युनिकेशन हम बात तो करें कि संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, पर भाई करते कैसे हैं, इसका प्रोसेस क्या है, उस एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, ये संचार जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या उन प्रकारों का मतलब होता है, वो सारी चीज़ें फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है, या फिर प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर एक ही टॉपिक है आपका, ज़्यादा अलग अलग टॉपिक नहीं है, तो इसलिए मैं चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूँ या फिर मैं नेचर बोलूँ, दोनों एक ही समझना, ठीक है। आगे अगला टॉपिक रहेगा आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि प्रभावी संचार की क्या आपकी विशेषताएं होती है, क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम उसको समझेंगे। एक तो होता है आपका कम्युनिकेशन, एक होता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि एक तो होता है सिर्फ संचार। अब उस संचार को और बेहतर बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फिर कौन कौन सी बातें होती है वो भी जानना जरूरी है हमारे लिए, तो हम फिर उसको पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, आखिरकार हम ये चैप्टर क्यों पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हम उसको देखेंगे। फिर लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में कुछ बाधाएं आती है, हम जो संचार करते हैं, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, वो कभी कभी सही ढंग से हो नहीं पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता है, ऐसी क्या समस्याएं हैं, क्या बाधाएं हैं, क्या बैरियर्स हैं जो संचार को सही ढंग से होने से रोकती है, उन बाधाओं के बारे में, वो बैरियर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, वो मॉडल्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कितने टॉपिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टॉपिक्स हैं आपके। आई डोंट थिंक कि ये 8 टॉपिक से बाहर आपका कोई भी सवाल जाने वाला है, ठीक है। जितना भी सिलेबस में है वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, आप मुझे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है वो, ठीक है। हम क्लास को शुरुआत करते हैं, हम कम्युनिकेशन से शुरुआत करते हैं कि भाई ये कम्युनिकेशन है क्या, या फिर इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। क्लास जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी, तो किसी भी मीडियम के बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। हम यहाँ पे संचार शुरुआत करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन, यानी कि कम्युनिकेशन जो है, संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, कॉमन, यानी कि सामान्य। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये डेफिनेशन आपको अगर है ना इच्छा है लर्न करने की तो आप लर्न कर सकते हो। हम इसको एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, दस द कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन, यानी कि कम्युनिकेशन संचार का अर्थ होता है विचारों को साझा करना। ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि भाई आखिरकार कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन। मैं और आप अगर बात कर रहे हैं तो हम क्या बात करें, हम जो कम्युनिकेट करें, हम जो संचार कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। संचार का मीनिंग है कि मैं अपने जो आइडियाज़ है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में कोई ना कोई आइडिया होगा, कोई ना कोई विचार होगा, वो विचार मैं चाहती हूँ कि आप तक भी पहुँचे। तो मैं कैसे पहुँचाऊँगी, वो मैं पहुँचाऊँगी कम्युनिकेशन के माध्यम से, यानी कि संचार के माध्यम से। यानी कि जब विचारों का आदान प्रदान होता है, जब इंफॉर्मेशन का, जब आइडियाज़ का आदान प्रदान होता है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज होता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम संचार या फिर इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि भाई कम्युनिकेशन क्या होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं कि भाई विशेषताएं क्या है या फिर नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन की काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि 2 वे प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो दो तरफा होता है, यानी कि संचार जो है वो 2 तरफा होता है, 2 वे प्रोसेस होता है। 2 वे प्रोसेस कैसे होता है, कम्युनिकेशन जो है इसमें 2 मुख्य लोग जो है वो इसमें भागीदारी देते हैं। एक होता है आपका सेंडर,
जिसको हम हिंदी में प्रेषक कहते हैं, एक होता है आपका रिसीवर जिसको हम हिंदी में प्राप्तकर्ता कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रेषक और जो प्राप्तकर्ता है इन दोनों की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है संचार में। जो मैसेज को भेज रहा है, हमने क्या बात करी, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन है आपके विचारों का आदान प्रदान है। तो विचारों का आदान प्रदान कौन करेगा, विचार भेजेगा कौन, मुझे आप तक अपनी बात पहुंचानी, तो मैं क्या हूं, मैं प्रेषक हूं, मैं सेंडर हूं। ठीक है, आप मेरी बात को रहना प्राप्त कर रहे हो, तो आप कौन हो गए, आप मेरे रिसीवर हो गए। तो यहाँ पे बोला गया है कम्युनिकेशन क्या है, दो तरफा होता है, यानी कि संचार कैसा है, दो तरफा होता है। सेंडर रिसीवर तक अपनी बात पहुंचाता है और रिसीवर भी तो फिर रिप्लाई करता है। मैं आपको बात बोलूंगी हेलो हाउ आर यू, आप भी तो सामने से रिप्लाई करोगे ना, तभी तो संचार हो पाएगा, वरना तो संचार हो ही नहीं पाएगा। आप सिर्फ मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दोगे, रिप्लाई ही नहीं करोगे, तो संचार ही नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा वहां पे। लेकिन अगर मैंने मैसेज किया फिर आपने रिप्लाई किया, फिर मैंने मैसेज किया फिर आपने रिप्लाई करा, तब हमारा संचार चलेगा, तब हमारी बातचीत होगी, तब हमारा कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पे बोला गया है संचार कैसा होता है, दो तरफा होता है, जहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में अपने आदान प्रदान करते हैं विचारों का। ठीक है, समझ में आ गया पहला पॉइंट। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि विचारों का आदान प्रदान। ये तो संचार का मतलब ही है। हमने स्टार्टिंग पॉइंट ही ये देखा था हमारी क्लास को शुरू करने से पहले कि कम्युनिकेशन होता क्या है, संचार होता क्या है, जहाँ पे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करते हैं। मेरे दिमाग में कोई एक आइडिया है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, यानी कि मैं अपने विचार आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, विचारों का मैं आदान प्रदान करना चाहती हूँ। वो कैसे करूंगी, संचार के माध्यम से ही करूंगी, और यही होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि संचार के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। कम्युनिकेशन कैन नॉट बी थॉट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ऑब्वियसली विचारों के आदान प्रदान के अभाव में संचार के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। भाई अगर आपके पास में कोई विचार ही नहीं है या फिर विचारों का अभाव है, तो संचार कैसे करोगे, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए कोई बात तो दिमाग में होगी, तभी तो कम्युनिकेट करोगे ना, बिना किसी बात के कम्युनिकेशन होगा कैसे, नहीं हो पाएगा। तो यानी कि कम्युनिकेशन में आपका है ना विचारों का आदान प्रदान भी होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो नॉलेज है ना, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल सही कथन है, ये भी एक विशेषता होती है आपके संचार की कि आपके पास में भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। भाषा का ज्ञान होने से क्या मतलब है, भाषा के ज्ञान होने से यहाँ पे मतलब है कि टू मेक कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रिसीवर शुड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सेंडर्स मैसेज। फॉर दिस द सेंडर मस्ट स्पीक इन अ लैंग्वेज दैट इज नोन टू द रिसीवर। क्या बोला है यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। इसका क्या मतलब है, अब हमने बात करी थी शुरुआत में सेंडर की और रिसीवर की। मैं सेंडर हूँ, मैं अपना मैसेज आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, मेरी जो भाषा है, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, मेरी राजस्थानी भाषा है, लेकिन आप लोगों को मेरी राजस्थानी भाषा जब आती ही नहीं है, तो फिर हमारे बीच में क्या संचार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं अठे बठे करके बोलूंगी, आप लोगों को वो समझ ही नहीं आएगा। तो जब मेरी भाषा का ज्ञान ही आपके पास में नहीं है, तो संचार कैसे हो पाएगा। या फिर आप लोगों की भाषा जो भी है उसका ज्ञान अगर मेरे पास में नहीं है, आपकी भाषा मुझे नहीं पता है, तो फिर हमारे बीच में संचार कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि भाषा का ज्ञान जो है वो जरूरी है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज भी जरूरी है। सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो या तो संचार हो ही नहीं पाएगा, संचार बीच में रुक जाएगा या फिर टूट जाएगा, या फिर जो मैसेज सेंडर अपने रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है वो उस तक उसका मीनिंग जो है वो नहीं पहुंचा पाएगा, रिसीवर कुछ और ही मतलब उसका समझ लेगा। इस है ना, इस लाइन से मेरा क्या मतलब है, हम अगर बात करें, मैं हमेशा अपनी क्लास में ये एग्जाम्पल लेती हूँ गुजराती भाषा की। गुजराती भाषा में एक वर्ड यूज करते हैं मोटा, MOTA, मोटा शब्द जो है वो गुजराती भाषा में यूज करते हैं। हम अगर नॉन गुजरातीज की बात करें, जैसे हम लोग हैं, हम गुजराती नहीं है, तो हमारे लिए मोटा का मतलब क्या होता है, फैटी। भाई जो बहुत ही फैट है, जो बहुत ही मोटा है, हम उसको मोटा कहते हैं। लेकिन गुजराती लोग जो है वो मोटा किसको कहते हैं, जो एल्डर है, यानी कि एल्डर ब्रदर हो गया, एल्डर सिस्टर हो गई, तो ये एल्डर ब्रदर को बोलते हैं मोटा भाई, यानी कि एक रिस्पेक्ट के तौर पे एक एल्डर बड़ा भाई है, तो इसलिए वो उसको मोटा भाई कहते हैं, यानी कि एल्डर ब्रदर, यानी कि रिस्पेक्ट के तौर पे वो कहते हैं। लेकिन जो नॉन गुजरातीज है, जिसको नहीं पता है कि मोटा का मतलब क्या है, वो तो क्या हो जाएगा, ऑफेंड हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा कि भाई तूने मेरे को मोटा कैसे बोल दिया। तो यहाँ पे दोनों के बीच में भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, वरना क्या होगा, जो मैसेज सेंडर पहुंचाना चाहता है रिसीवर तक, वो उसकी बात का कुछ और ही मतलब निकाल लेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, यूज ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल्स।
यानी कि हम यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ सांकेतिक संचार भी यहाँ पे होता है। सांकेतिक संचार से क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमने बोला है कि हम यहाँ पे वर्ड्स का यूज करते हैं, शब्दों का उपयोग करते हैं। ऑब्वियसली मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ, तो कैसे बना रही हूँ? संचार हो रहा है ना, शब्दों के माध्यम से हो रहा है। तो आपका जो संचार है वो शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। आगे हम टाइप्स जब पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कम्युनिकेशन आपका वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे हम शब्दों का उपयोग करते हैं, यानी कि जहाँ पे शाब्दिक संचार होता है, जहाँ पे हम संचार करने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना शब्दों के माध्यम से भी संचार हो जाता है, अशाब्दिक तौर पे भी आपका संचार हो जाता है। अब बोलोगे मैडम अब ये कैसा कम्युनिकेशन है कि बिना शब्दों के माध्यम से संचार हो रहा है? ऑब्वियसली होता है। मैं आपकी सपोज आपके कोई दोस्त है, मेरी बात छोड़ो, आपका कोई दोस्त है, वो आपसे अगर है ना शाम को मिलने के लिए आया है, तो उसकी शक्ल के हाव भाव से आप पहचान जाओगे कि आज इसके मन में कुछ टेंशन चल रही है, इसकी शक्ल पे जो है वो 12 बजे हुए हैं। उसको बोल देते हो ना कि बता क्या टेंशन है, शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? उसने आप तक अभी तक कुछ बोला भी नहीं है, शब्द भी नहीं बोला है आपके पास में आके, लेकिन उसकी शक्ल देख के आप पहचान गए कि उसकी शक्ल पे 12 बज रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है उसके साथ में। तो ये क्या है? अशाब्दिक संचार है, यानी कि बिना शब्दों के माध्यम से भी उसके हाव भाव से, उसके कुछ ऐसे संकेतों के माध्यम से आपको पता चल गया कि जरूर इसको कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो ये होती है आपकी अशाब्दिक संचार, यानी कि संचार जो है वो आपके वर्ड्स के माध्यम से भी हो सकता है, शब्दों के माध्यम से भी हो सकता है, सिंबल्स के माध्यम से भी, संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतत प्रक्रिया है संचार। क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है। संचार हमेशा चलता रहेगा। कभी देखा है कि कम्युनिकेशन ही रुक गया है, दुनिया में वाद विवाद ही रुक गया है, दुनिया में संचार ही रुक गया है? नहीं, कम्युनिकेशन कभी नहीं रुकेगा। सेंडर रिसीवर तक बात पहुंचाएगा, रिसीवर उसका रिप्लाई करेगा, फिर सेंडर अपनी बात पहुंचाएगा, फिर रिसीवर उसका रिप्लाई करेगा। ये जो चक्रा है ये चलता ही रहता है, ये जो साइक्लिकल प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, ये चलता ही रहता है। इसलिए कहा गया है कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आ रही सारी बातें? आई होप समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बोला है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पारस्परिक समझ। ठीक है, अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या मतलब है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो क्या होगा? वही मैंने बताया, वो मोटा वाली बात हो जाएगी कि गुजराती और नॉन गुजराती के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों एक दूसरे को समझते नहीं है, दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ रहे, कल्चर को नहीं समझ रहे, संस्कृति को नहीं समझ रहे। एक क्या बोल रहा है, दूसरा उसका मतलब जो है वो कुछ और निकाल रहा है। तो पारस्परिक समझ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन में भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। कम्युनिकेशन जानबूझ के भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। अब ये जानबूझ के और अनजाने में संचार किस प्रकार से होता है मैडम? अब जानबूझ के संचार तो हो रहा है कि मैं यहाँ पे आप तक कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, यानी कि मैं आप तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो पढ़ा रही हूँ। ये क्या है? मैं जानबूझ के आपको ये सारी चीजें जो है वो पढ़ा रही हूँ ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं चुपचाप बैठी हूँ और मेरे मुंह से अपने आप ही शब्द निकल रहे हैं। नहीं, मैं जानबूझ के सारी बातें आप तक शेयर कर रही हूँ, यानी कि ये क्या है? मैं इंटेंशनल कम्युनिकेशन कर रही हूँ। लेकिन अनइंटेंशनल कम्युनिकेशन कैसे होता है? वही मैंने आपको दोस्त का एग्जांपल लिया था। वो आया आपके पास में और उसकी शक्ल देख के आप पहचान गए कि शक्ल पे 12 बज रही है। उसने कुछ बोला नहीं, उसका इंटेंशन भी नहीं था कि वो आपको कुछ भी बात शेयर करे, बस वो आपसे मिलने के लिए आया था। लेकिन उसकी शक्ल देख के ही, अनजाने में ही उसकी शक्ल देख के आपको पता चल गया, अनजाने में यहाँ पे संचार हो गया कि उसके मन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसकी शक्ल देख के आपने पहचान लिया। तो ये क्या होता है? कभी कभी संचार जो है वो जानबूझ के भी हो जाता है, कभी कभी हमारे हाव भाव से, हमारी शक्ल से, हमारे देखने के तरीके से, उठने बैठने के तरीके से भी संचार जो है वो हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ये हो गया आपका जानबूझ के और अनजाने में संचार, यानी कि इंटेंशनल और अनइंटेंशनल कम्युनिकेशन। आगे बढ़े तो कम्युनिकेशन जो है वो आपका फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक संचार भी आपका हो सकता है। अब ये भी क्या है? संचार के आपके प्रकार है। आगे हम इसको भी डिटेल में समझेंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक संचार क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, औपचारिक संचार क्या है। अगर हम बात करें कि आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, आपके बॉस के साथ में आपका कोई कॉन्वर्जेशन है, तो उसको बोलोगे क्या? हे व्हाट्सएप नहीं बोलोगे ना उसको, ऐसा उसको क्या बोलोगे? हेलो सर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, ऐसे सब बोलोगे।
तो फॉर्मल यानी कि औपचारिक संचार, औपचारिक जगह पे संचार करने के तरीके अलग होते हैं, बातचीत करने के तरीके अलग होते हैं, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो अलग होता है। अब अपने दोस्त यारों से बातें करो तो अरे यार क्या है यार, उसके कंधे पे हाथ रख के बना घूमोगे फिरोगे और फिर कंधे पे हाथ रख के चलोगे बात करोगे, तो ये क्या है, दोस्तों से ऐसी बातें कर सकते हो, लेकिन अपने कंपनी के बॉस से, कंपनी के कॉलीग से ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। तो क्या है भाई, फॉर्मल जगह पे वैसी बातें करनी पड़ती है, इनफॉर्मल जगह पे वैसी बातें करनी पड़ती है। यानी कि संचार फॉर्मल भी हो सकता है, संचार इनफॉर्मल भी हो सकता है, औपचारिक अनौपचारिक सभी प्रकार का संचार जो है वो हो सकता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स क्या है, आगे जब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे तब हम समझेंगे उसको। ठीक है, अब है ना, अनौपचारिक संचार जो है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, इसको हम ग्रेप वाइन के नाम से भी जानते हैं। आगे मैं डिटेल में आपको समझा दूंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बता रही हूँ कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, अनौपचारिक संचार को ग्रेप वाइन संचार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, लास्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचार। संचार जो है वो आपका डायरेक्ट माध्यम से भी हो सकता है और आपका इनडायरेक्ट माध्यम से भी हो सकता है। ये कैसे होता है, इट इज नॉट नेसेसरी इन कम्युनिकेशन दैट द रिसीवर एंड सेंडर शुड कम्युनिकेट फेस टू फेस विद ईच अदर। कम्युनिकेशन कैन बी बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि संचार जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यम से हो सकता है। अब प्रत्यक्ष माध्यम से संचार कैसे होगा, अच्छा ये बताओ, अभी हम जो है ना डिस्कस कर रहे हैं या फिर हम कम्युनिकेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे बीच में, यानी कि आप भी मेरी वीडियो को देख रहे हो है ना, तो क्या अभी ये हमारे बीच में जो संचार हो रहा है, क्या ये संचार प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है? या फिर आप अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहे हो, आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, तो क्या वो संचार आपका प्रत्यक्ष होगा या फिर अप्रत्यक्ष होगा? या फिर आपने किसी को ईमेल भेजा, फिर उसने आपको ईमेल का रिप्लाई करा, तो बात तो वहां भी हो रही है, संचार तो वहां भी हो रहा है, क्या वो प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है? बस यही अगर एग्जाम्पल समझ में आ गए तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। जब भी दो जने आमने सामने बैठे हैं, या फिर आमने सामने में नहीं, रियल टाइम में बैठे हैं, उसी समय पे अगर दोनों जने है ना किसी जगह पे बैठे हैं, रियल टाइम कॉन्वर्सेशन अगर हो रही है, तो वो होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब रियल टाइम कॉन्वर्सेशन का क्या मतलब है मैम? रियल टाइम कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है कि आप और आपका दोस्त जो है वो सेम टाइम पे फोन पे बात कर रहे हो, तो आपने फोन पे बोला हेलो, उसने फोन पे तुरंत उसी समय रिप्लाई किया हाय, आपने बोला हाउ आर यू, उसने उसी समय रिप्लाई किया आई एम फाइन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रियल टाइम कॉन्वर्सेशन हो रही है। जिस समय आपने उससे संचार में बात कर, जिस समय आपने उससे सवाल पूछा, उसने उसी समय उस सवाल का जवाब दे दिया। तो ये क्या है, जब एक ही टाइम पे सेंडर और रिसीवर के बीच में संचार होता है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। लेकिन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, जब संचार तो हो रहा है पर एक ही टाइम पे नहीं हो रहा है, जब रियल टाइम पे कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ईमेल भेजा, अब ईमेल का मैसेज का रिप्लाई जो है वो जरूरी थोड़ी कि आप तुरंत उसी टाइम पे दोगे। आप ईमेल, मैंने आपको सुबह भेजा, आपको सुबह टाइम नहीं है, आप रात को देख रहे हो, तो आपने रात को वो ईमेल पढ़ लिया, फिर आप रात को मुझे रिप्लाई करोगे। अब मेरे को टाइम नहीं है रात को देखने का, फिर मैं अगली सुबह ईमेल पढ़ूंगी, फिर मैं आपको है ना सुबह उसका रिप्लाई करूंगी। तो मैंने मैसेज आपको सुबह भेजा था, आप किसी दूसरे दिन की सुबह मेरे को इस ईमेल का रिप्लाई कर रहे हो। तो ये क्या है, मैं संचार तो वहां पे भी हुआ, पर वहां पे क्या रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन हुई? क्या एक ही समय पे सेंडर और रिसीवर ने बातचीत करी? नहीं, सेंडर ने मैसेज भेजा एक दिन पहले, रिसीवर ने मैसेज भेजा एक दिन बाद में। तो यहाँ पे क्या है, जब सेम टाइम पे, रियल टाइम पे कॉन्वर्सेशन नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष संचार। और जब रियल टाइम पे फेस टू फेस या फिर सेम टाइम पे कॉन्वर्सेशन होती है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष संचार। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सब हमने करी है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन आपका किस किस प्रकार का हो सकता है। तो सतत प्रक्रिया होती है कम्युनिकेशन की, फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, इंटेंशनल अनइंटेंशनल हो सकता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, लैंग्वेज की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और संचार जो है वो उसमें क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। संचार जो है वो 2 वे प्रोसेस है। ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। जो मैंने आपको टॉपिक बताया था ना, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, या फिर हम कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं। संचार की बातें कर ली, संचार की विशेषताएं देख ली, पर ये संचार आखिरकार होता कैसे। संचार में सबसे पहले आता है आपका सेंडर। सेंडर क्या है, सेंडर को हम हिंदी में बोलते हैं प्रेषक। ठीक है, फिर सेंडर क्या करता है, सेंडर के दिमाग में कोई आइडिया है, ठीक है,
भाई मेरे को संचार करना है तो मेरे दिमाग में कोई आइडिया होगा ना। हमने शुरुआत में ही तो बात करी कि भाई बिना आइडिया के तो हम संचार कर ही नहीं सकते हैं। संचार करने के लिए दिमाग में कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए। आइडिया का ही तो आदान प्रदान करोगे, विचारों का ही तो आदान प्रदान करोगे, तो विचार तो होगा ही होगा, तभी संचार करोगे। बिना विचार के संचार कैसे करोगे? तो अब ये जो सेंडर है, जो प्रेषक है, इसके दिमाग में कोई आइडिया होगा। अब इसके दिमाग में कोई आइडिया है तो ये क्या करेगा, उस आइडिया का कूट लेखन करेगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनकोडिंग बोलते हैं। और एनकोडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, कूट लेखन करना बोलते हैं। अब ये कूट लेखन करना या फिर एनकोडिंग करना क्या होता है मैडम? अब मैंने बोला कि सेंडर के दिमाग में कोई आइडिया है, ठीक है। सपोज मैं सेंडर हूँ, आप तक कुछ बात पहुंचाना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अब क्या आप मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो कि मैडम के दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है, मैडम के दिमाग में क्या बात चल रही है, क्या विचार चल रहे हैं? नहीं पढ़ सकते हो। तो फिर मैं अपना जो आइडिया है वो आप तक पहुंचाऊंगी कैसे? मेरे को अपने आइडिया को किसी ऐसे ढांचे में डालना होगा ताकि आप उसको पढ़ सको, आप उसको सुन सको और आप उसको समझ सको। तो मेरे को अपने दिमाग का जो आइडिया है उसको या तो लिखित तौर पे, मौखिक तौर पे, या जैसे भी आप उसको समझ पाओ, उस एक ढांचे में डालना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं कूट लेखन करना या फिर एनकोडिंग करना, ठीक है। अब आया समझ में कि एनकोडिंग करना क्या होता है? आइडिया को ऐसा रूप देना ताकि रिसीवर उसको समझ सके, पढ़ सके। अब सेंडर के दिमाग को तो पढ़ नहीं पाएगा, तो आइडिया को दिमाग से बाहर निकाल के ऐसा एक है ना ढांचे में तैयार करना ताकि प्राप्तकर्ता उसको समझ सके और पढ़ सके, ठीक है। एनकोडिंग हो गया। फिर एनकोडिंग में क्या होता है, आपके पास में एक मैसेज होता है, ठीक है, वो हमको समझ में आ गया। अब एनकोडिंग में मैसेज का क्या करा इसको एक चैनल के माध्यम से, चैनल क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, चैनल और मीडियम, कि ये चैनल और मीडियम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मीडियम होता है कि मैं किस मीडियम से अपना मैसेज जो है वो आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। मैं क्या हिंदी मीडियम में, क्या मैं इंग्लिश मीडियम में? मीडियम आप चूज करते हो ना, आपका मीडियम क्या है, हिंदी है या फिर इंग्लिश है। तो अपनी जो आप है ना, जो अपना आइडिया, जो अपना विचार बता रहे हो, उसका भाषा क्या है, उसका मीडियम क्या है, वो मीडियम होता है, वो चैनल नहीं होता। लेकिन चैनल क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह अपना विचार कैसे पहुंचाओगे। आप रेडियो के माध्यम से पहुंचाओगे, आप टीवी के माध्यम से पहुंचाओगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचाओगे, मैगजीन के माध्यम से पहुंचाओगे, कैसे पहुंचाओगे? तो पहुंचाने का जो जरिया है उसको बोलते हैं चैनल। और मैसेज एक जगह से दूसरे जगह कौन से मीडियम में पहुंचाना चाहते हो आप, है ना, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, लिख के पहुंचाना चाहते हो, बोल के पहुंचाना चाहते हो, कौन से मीडियम में पहुंचाना चाहते हो, वो होता है आपका मीडियम। तो आप है ना चैनल में और मीडियम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चैनल क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कैसे पहुंचाना है, किस माध्यम से पहुंचाना है, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, या फिर किसके माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर ने क्या करा, उसके पास में उसने अपने दिमाग में जो आइडिया था उसका कूट लेखन करा, उसका फिर क्या करा, कूट लेखन करके अब वो जो मैसेज उसने तैयार करा, उस मैसेज को चैनल के माध्यम से वो रिसीवर तक पहुंचाएगा। रिसीवर कौन है, प्राप्त करता है। अब कोई मैसेज भेजेगा तो सामने कोई बंदा होगा उसको मैसेज को प्राप्त करने के लिए, तो वो आपका प्राप्तकर्ता हो गया। अब रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा। अब यहाँ भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैडम एनकोडिंग कौन करता है और डिकोडिंग कौन करता है। तो एनकोडिंग तो मैंने बता दिया, कूट लेखन करना, कि मैसेज को ऐसे ढांचे में डालना ताकि रिसीवर उसको समझ सके, तो ये तो सेंडर करता है। अब डिकोडिंग करना क्या होता है, डिकोडिंग जो है वो आपका रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता करता है। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, मैसेज को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। जो बात सेंडर ने भेजी है उसको रिसीवर पढ़ेगा और समझेगा, तभी तो उसका रिप्लाई करेगा। तो वो पढ़ना और समझना जो होता है उसको हम डिकोडिंग कहते हैं, यानी कि मैसेज को डिकोड करना, उसको समझना, ठीक है। और फिर समझ के जो आपका रिसीवर है उसने डिकोड कर लिया मैसेज को। अब डिकोड करने के बाद में वो यहाँ पे क्या करेगा, अपना फीडबैक जो है वो वापस सेंडर के पास में पहुंचाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन करने का। एक बार फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले आपका सेंडर होता है यानी कि प्रेषक होता है, जिसके पास में कोई आइडिया होगा। वो क्या करेगा, उस आइडिया की एनकोडिंग करेगा यानी कि कूट लेखन करेगा। अब वो कूट लेखन करने के बाद में जो मैसेज है उसके पास में, वो उसको किसी चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाएगा। अब चैनल क्या है, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब रिसीवर उस मैसेज को समझेगा यानी कि उसकी डिकोडिंग करेगा और फिर फीडबैक वापस से सेंडर तक पहुंचाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो संचार है ये जो लूप है आपका वो चलता रहेगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब मैडम ये नॉइस क्या है, नॉइस यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसका पूरा टॉपिक मैं लास्ट में ऐड करा है, वो हम वहां पे समझ लेंगे। अब चैनल में क्या होता है ना,
जब भी आप जो सेंडर है वो अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा रहा है, तो कभी कभी क्या होता है ना, मैसेज दूसरे तक या तो सही ढंग से पहुंच नहीं पाता है, या फिर जो सामने वाला जो है वो उस मैसेज को सही ढंग से समझ नहीं पाता, या फिर जो मैसेज सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है उसके कुछ कारण होते हैं जिसको हम नॉइस कहते हैं। नॉइस क्या है? नॉइस एक ऐसी बाधा, एक ऐसा बैरियर होता है जिसके माध्यम से संचार सही ढंग से नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा सिर दुख रहा है, ठीक है, अगर आप और मैं दोनों आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं और अगर मेरा सिर दुख रहा है या मेरा पेट दुख रहा है, तो क्या मैं आपकी बात पे ध्यान दे पाऊंगी? नहीं, मेरा ध्यान जो है वो बार बार मेरे सिर की तरफ जाएगा कि यार मेरा तो सिर दुख रहा है, मेरा तो सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे बीच में संचार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? सर दर्द जो है वो हमारे बीच में संचार में एक बाधा बन रहा है, एक बैरियर बन रहा है, वो होती है आपकी नॉइस। यानी कि नॉइस क्या होती है? नॉइस का हिंदी में मतलब होता है शोर। पर शोर कैसा? वो चिल्लाने वाला शोर नहीं। संचार करने के लिए या फिर संचार होने के बीच में कोई भी बाधा आती है, कोई भी शोर आता है जिसकी वजह से संचार जो है वो सुचारू रूप से या फिर संचार जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है बिटवीन द रिसीवर एंड द सेंडर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नॉइस कहते हैं, जिसका ही एक टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के भी। ये नॉइस कौन कौन सी होती है, वो बाधाएं कौन कौन सी होती है, जो हम लास्ट में समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा कि नॉइस क्या होती है। तो संचार में जब सेंडर रिसीवर तक मैसेज को पहुंचाता है, तो मैसेज जब सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है तो उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ बाधाएं आ जाती है, और उन बाधाओं को ही हम नॉइस कहते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और प्रोसेस क्या है। ये तीनों चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू होता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के कितने प्रकार यानी कि कितने टाइप्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। अब है ना, सब जो अलग अलग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनका नेम क्या है, उनका मीनिंग क्या है, वो सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अंतरव्यक्तिक संचार, ठीक है। एक होता है आपका अंतरव्यक्तिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है बिटवीन। बिटवीन यानी कि बीच में। बीच में किसके? दो या दो से ज़्यादा जनों के बीच में, ठीक है। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा जनों के बीच में संचार होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर रीड करना चाहें तो क्या लिखा हुआ है? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मेथड। यानी कि चाहे आपका मौखिक चाहे गैर मौखिक तरीके से दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो संचार हो रहा है उसको हम अंतरव्यक्तिक संचार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के आपके 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है फैटिक, एक होता है पर्सनल, एक होता है इंटीमेट स्टेज यानी कि संपर्क चरण, एक होता है व्यक्तिगत चरण, एक होता है अंतरंग चरण, ठीक है। आपका जो सबसे पहला होता है फैटिक स्टेज। फैटिक स्टेज में क्या होता है? फैटिक स्टेज में आप सिर्फ और सिर्फ हाय हेलो करते हो। यानी कि हमने देखा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, अंतरव्यक्तिक संचार क्या है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन यानी कि संचार हो रहा है, बातचीत हो रही, ठीक है। अब जब दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं उनके बीच में जो संचार हो रहा है, लेकिन वो संचार जो है वो सिर्फ एक इनिशियल स्टेज पे है, यानी कि जस्ट संचार की शुरुआत ही हुई है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। तो अभी तक दोनों लोग जो है वो ज़्यादा एक दूसरे को जानते नहीं है। तो जब ज़्यादा एक दूसरे को नहीं जानते तो फिर क्या ही बात करेंगे? हाय हेलो पूछ लेंगे, आप क्या करते हो, है ना, आप क्या पढ़ रहे हो, वो भी पूछ लेगा भाई आप क्या पढ़ रहे हो, मैं ये पढ़ रहा हूँ। बस इतना सा वो दोनों जनों के बीच में सिर्फ इतना सा संचार हो सकता है। तो जब हमारा जो कम्युनिकेशन का स्टेज जब इनिशियल्स पे होता है तब हम उसको कहते हैं ये फैटिक स्टेज का कम्युनिकेशन है, जब हम सामने वाले से सिर्फ और सिर्फ हाय हेलो करते हैं क्योंकि सामने वाले से ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है आपका व्यक्तिगत चरण यानी कि पर्सनल स्टेज। अब हो सकता है कि भाई आपका कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे गया है, यानी कि अब आप दोनों जो है वो थोड़े से अच्छे रिलेटिव्स बन गए हो, या फिर अब आप लोग काफ़ी बार मिले जुले, एग्जाम देने गए, या फिर आप काफ़ी बार अपनी है ना गली मोहल्ले में मिले, किसी फंक्शन फेस्टिवल में मिले, तो आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होना जो है वो शुरू हो गई। अब बातचीत होना शुरू हो गई तो अब आप दोनों थोड़े बहुत यहाँ पे फ्रेंड्स जो है वो बन गए। अब बात जो है अब वो हाय हेलो की बात नहीं होएगी, अब बात जो है
वो हाय हेलो से थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि भाई है ना कल का दिन कैसा था, वो आपसे पूछ लेंगे भाई आपका दिन कैसा था, घर पे क्या हो रहा है, वो आपसे पूछ लेंगे घर पे क्या हो रहा है, घर पे क्या चल रहा है, कैसा क्या माहौल है। ठीक है, ऐसे करके हाय हेलो से एक नेक्स्ट स्टेप पे जब आपका कॉन्वर्जेशन जाएगा तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल स्टेज या फिर व्यक्तिगत चरण। और थर्ड स्टेज होता है आपका इंटीमेट स्टेज यानी कि अंतरंग चरण, जहाँ पे जो हम हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं या फिर आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आप अपनी सारी बातें जो है वो शेयर करते हो, तो वो एक अलग बॉन्ड होता है, वो एक अलग लेवल का कम्युनिकेशन होता है आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में, वो आपका होता है इंटीमेट स्टेज। तो यहाँ पे आपका रिलेशन दूसरे इंसान के साथ में कैसा है उसके ऊपर अलग अलग स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने बताए हुए हैं। सबसे पहले अगर आप किसी इंसान को नहीं जानते हो, आप उनसे पहली बार मिले हो, तो आप सिर्फ उनसे हाय हेलो ही कर सकते हो, ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हो, तो वो आता है आपका फैटिक चरण। दूसरा होता है आपका व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल स्टेज, जब आपके कुछ दोस्त हैं लेकिन वो इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि आप वो है ना वो आपके लिए अनजान है या फिर आप उनके लिए अनजान हो, आप दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते हो और आप थोड़े बहुत अच्छे दोस्त हो, सिर्फ थोड़े अच्छे दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो। तो वो अच्छे दोस्तों के बीच में जो बातें होती है वो होता है आपका व्यक्तिगत चरण। और कुछ आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनसे आप सारी बातें शेयर करते हो अपनी अच्छी बुरी, वो आता है आपका इंटीमेट स्टेज के अंदर। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं जो कि आपके अंतरव्यक्तिक संचार के अंदर आते हैं, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन का टाइप है इंट्रापर्सनल यानी कि अंतःव्यक्तिक संचार। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इन इंग्लिश में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक का है नाम इंटरपर्सनल और एक का है नाम इंट्रापर्सनल, बस ये ए और ई में ही फर्क है। हिंदी में देखें तो एक है आपका अंतःव्यक्तिक संचार और हिंदी में यहाँ पे इसको बोलते हैं अंतर्व्यक्तिक संचार, बस ये थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। तो आप जब भी ये दोनों टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखो, आपको बहुत ही ध्यान से सवाल को सॉल्व करना है, कहीं इंटरपर्सनल को इंट्रापर्सनल या इंट्रापर्सनल को इंटरपर्सनल मत पढ़ लेना। ठीक है, अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमने क्या देखा था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमने देखा था, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है ये स्लाइड यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको साइज लो कर लेती हूँ, है ना, अब आई होप अब विजिबल होगा। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, हाँ हम इंटरपर्सनल की बात कर रहे थे, इंटरपर्सनल में हमने क्या देखा, जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्व्यक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा आ गया आपका इंट्रापर्सनल यानी कि अंतःव्यक्तिक संचार। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे आप वन सेल्फ यानी कि जब आप खुद से कम्युनिकेट करते हो, जब आप खुद से बातें करते हो, उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब खुद से बातें करने का क्या मतलब है, जरूरी नहीं कि हम हर टाइम किसी दूसरे से ही बातें कर रहे हैं। हमारा जैसे सब है ना, मान लो कि आज शाम को है ना आपका मूड ठीक नहीं है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, तो आप अपने रूम के अंदर अकेले भी बैठ सकते हो, अकेले बैठे बैठे आप अपने बारे में सोच सकते हो कि यार लाइफ कैसी चल रही है, क्या चल रही है ना, क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही है या फिर नहीं हो रही है, अब आने वाला पेपर है पता नहीं कैसा जाएगा, अब अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर आगे मैं क्या करूँगी क्या करूँगा, जो भी आप अपने बारे में अपने मन में सोचोगे, अपने दिमाग में खुद से ही बातें करोगे, उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल क्या है कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल जहाँ पे हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से संचार करते हैं और इंट्रापर्सनल जहाँ पे हम खुद से संचार करते हैं। आप इसको रीड कर सकते हो, लिखा हुआ है अंतःव्यक्तिक संचार को स्वयं के साथ संचार के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब आप स्वयं से बातचीत करते हो, खुद के मन में, खुद के दिमाग में, अपने आप से जब आप बातचीत करते हो, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के ही अंदर एक और आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, पारस्परिक संचार। पारस्परिक संचार क्या होता है, पारस्परिक संचार वह अंतः क्रिया है जो किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर होती है। देवताओं और पूर्वजों के साथ बातचीत, यानी कि जब आप डिवाइन पावर्स के साथ में, अपने एंसेस्टर्स के साथ में जो बातचीत करते हो, उसको हम ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये आपका इंट्रापर्सनल के अंदर का ही टाइप है। ठीक है, नहीं समझ में आया, अब यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। काफ़ी घरों में होता है ना कि ये हमारे पूर्वज हैं या फिर ये हमारे पितर हैं, ये हमारे देवता हैं, तो आप उनको भोग लगाते हो और कुछ बोलते हैं कि भाई इनमें तो माता आती है, इनमें ये भगवान आते हैं। तो ये जो होता है जहाँ पे वो डिवाइन पावर से कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो डिवाइन पावर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिवाइन पावर से जब आप बातें करते हो, अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से जब आप बातें करते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अभी तक 3 कम्युनिकेशन बताया मैंने, इंटरपर्सनल, एक इंट्रापर्सनल और एक ट्रांसपर्सनल
ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप आपको तीनों क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपका जन या माध्यस्थता संचार यानी कि मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मास कम्युनिकेशन या फिर मीडिएटेड कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे आप मास ऑडियंस से बात कर रहे हो, जनता के साथ संचार जन संचार कहलाता है। अब जनता कैसी है? इंटरपर्सनल में हमने क्या देखा था? दो या दो से ज़्यादा लोग हैं। दो से ज़्यादा कितने? 3-4 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इंट्रापर्सनल में खुद से ही बातें कर रहे हो, ट्रांसपर्सनल में देवताओं से पितरों से बातें कर रहे हो, लेकिन मास कम्युनिकेशन में आप मास ऑफ पीपल से बातें कर रहे हो, यानी कि जनता से, पॉपुलेशन से बातें कर रहे हो, जो कि नंबर में काफ़ी ज़्यादा है, आप उसकी गिनती भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन में ऐसा कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे हम काफ़ी सारी ऑडियंस से बातें कर रहे हैं, काफ़ी सारी जनता से बातें कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? मास कम्युनिकेशन में फीडबैक जो है वो या तो नहीं मिलता है या फिर फीडबैक आपको डिले होकर मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली तो फीडबैक आपको नहीं ही मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मास कम्युनिकेशन में मैंने बताया इतनी सारी ऑडियंस होती है, हर एक से फीडबैक लेना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊं कि मोदी जी की कोई रैली निकल रही है या मोदी जी का कोई भाषण चल रहा है, उसमें लाखों जनता बैठी है या फिर हजारों जनता बैठी है या फिर बहुत सारे लोग वहां पे बैठे हैं, तो क्या मोदी जी वहां पे एक एक इंसान से उनका फीडबैक ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। वो सिर्फ अपनी स्टेज पे आएंगे, अपनी स्पीच देंगे और वहां से चले जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इतने सारे हजारों लोगों से एक एक जने का मेरा फीडबैक लेना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है मास मीडिया कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करते हैं, चाहे वो रैली के माध्यम से बातचीत हो गई, आपका स्पीच के माध्यम से बातचीत हो गई। ठीक है, और मास मीडिया कम्युनिकेशन में फीडबैक आपका या तो ना के बराबर होता है या फिर बहुत ही डिले होकर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दूँ, एक तो मोदी जी का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। अब ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी जो टीचर्स के वीडियोस है उसको लाखों बच्चे जो है वो देख सकते हैं। अब कितने बच्चे उसको देख रहे हैं, कितने बच्चे नहीं देख रहे हैं, हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो सभी के लिए ओपन है। यूट्यूब सभी के लिए ओपन है, इसको जितने बच्चे चाहें वो बच्चे इसको वीडियो को देख सकते हैं। अब कौन हमारी वीडियो को देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, हमको बच्चों की आइडेंटिटी भी नहीं पता होती है। तो मास मीडिया कम्युनिकेशन की एक और विशेषता है कि आपको यहाँ पे अपनी ऑडियंस की आइडेंटिटी भी नहीं पता होती कि अब जो मेरी वीडियो देखेगा, मेरे को नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की है, वो छोटा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा है, वो उसकी एज क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, मैं तो चलो अभी यूपी पीसीएस के स्पेसिफिक टॉपिक के लिए बना रही हूँ, तो हो सकता है कि यूपी पीसीएस के बच्चे ही यहाँ पे देखें, लेकिन अब बाकी सारा एग्जाम भी तो है जिसमें कम्युनिकेशन का टॉपिक आता है, तो हो सकता है कि वो सारे बच्चे भी मेरी वीडियो को देखें जो यूपी पीसीएस से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मेरी ऑडियंस कौन है मुझे नहीं पता है, अपनी ऑडियंस की आइडेंटिटी क्या है, वो आपकी एक विशेषता होती है मास मीडिया कम्युनिकेशन की, क्योंकि मेरे पास में इतनी लार्ज ऑडियंस है कि कोई भी मेरी वीडियो को देख सकता है। मैं सबके ऊपर ना ही निगरानी रख सकती हूँ, ना ही उनका काउंटिंग रख सकती हूँ। ठीक है, तो मास मीडिया कम्युनिकेशन में ऑडियंस के बारे में हमको पता भी नहीं होता है और फीडबैक भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है वो संचार होता है बहुत ही सारे लोगों के बीच में, काफी बड़ी ऑडियंस के बीच में जब संचार होता है उसको बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, एक होता है आपका समूह संचार यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? जहाँ पे आप कुछ ग्रुप के बीच में बातें करते हो। ग्रुप कितने का होता है? ग्रुप जो है वो मोस्टली 5 से 7 लोगों का हो सकता है, लेकिन मास मीडिया में जब हमने बात करी थी तो हमने लाखों हजारों पॉपुलेशन की बात करी थी। तो ये मत सोचना कि मैम ग्रुप में भी तो हजारों लोग आ सकते हैं, नहीं, ग्रुप में आपके मैक्सिमम जो साइज होता है ग्रुप का वो 5 to 7 हो सकता है, लेकिन मास की जब हम बात करेंगे तो मास ऑडियंस यानी कि इतनी ऑडियंस जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो एक आपका स्पेसिफिक ग्रुप हो सकता है। सपोज हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, हमारा जो फैमिली ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, हमारा फैमिली ग्रुप तो सभी की मोस्टली फैमिलीज का एक फैमिली ग्रुप होता है हमारे व्हाट्सएप पे। उस फैमिली ग्रुप में आपके फैमिली के 20-25 लोग जो हैं वो उसमें कनेक्टेड रहते हैं। ये क्या है? आपका एक छोटा ग्रुप है। अब इस ग्रुप में आपको आइडेंटिटी भी पता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है। आपको पता है ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरी है ना बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। वो आपकी ऑडियंस की आइडेंटिटी भी आपको पता है यहाँ पे कि आपकी ऑडियंस कैसी है, क्या है, और आपको आपकी ऑडियंस से यहाँ पे फीडबैक भी मिल सकता है। जो दोनों चीज़ें गायब थी मास मीडिया कम्युनिकेशन में, उसमें फीडबैक भी नहीं मिलता है, आइडेंटिटी भी नहीं पता होती क्योंकि पॉपुलेशन इतनी सारी होती है। लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में 5 से 7 लोग होंगे मैक्सिमम, या फिर एक छोटा ग्रुप होगा जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा जहाँ पे आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होता है और आपको उनसे फीडबैक भी मिल सकता है। आपने ग्रुप में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा तो बाकी के जो 19 लोग हैं ग्रुप
में, वो भी फिर आपको गुड मॉर्निंग का रिप्लाई तो कर सकते हैं ना भाई। 19 लोगों से तो हम डेटा ले सकते हैं, पर 20,000 लोगों से डेटा नहीं ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन में आपको फीडबैक भी मिल सकता है, आपको अपने जो ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी भी पता होती है, ग्रुप के बारे में भी पता होता है, ठीक है। ये होता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। और मास मीडिया कम्युनिकेशन भी हमने देख लिया। तो आई होप अभी तक आपको सारे समझ में आ गए होंगे कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, फिर हमने देखा मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है। ये पांचों टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं तो आपके कुछ होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, कुछ होते हैं आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमने जब संचार का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, विशेषता पढ़ी थी, तो हमने उसमें करा था कि संचार आपका फॉर्मल भी हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब भी आप किसी फॉर्मल मीटिंग में बैठे हो, किसी भी आप फॉर्मल है ना फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जब आप है ना जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, तो वहां पे आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन चलता है। आपके बॉस के साथ में आपकी ऑफिस की मीटिंग हो सकती है, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, जहाँ पे आप काम करते हो वो लोग हो सकते हैं जो आपके साथ में एज अ फैमिली या फ्रेंड्स का रिलेशनशिप शेयर नहीं करते हैं, वो सारे आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएंगे, ठीक है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, मेजरली मैं यहाँ पे 4 टाइप्स लेकर आई हूँ। एक होता है आपका व्हील कम्युनिकेशन, एक होता है चेन कम्युनिकेशन, एक होता है सर्कल कम्युनिकेशन, एक होता है ऑल चैनल कम्युनिकेशन। अब याद रखना, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये कम्युनिकेशन दोस्तों के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में नहीं होगा। ये कम्युनिकेशन कहाँ पे होगा? मोस्ट जो यूज्ड कम्युनिकेशन होता है ये आपका कहाँ पे होता है? ऑफिस के अंदर होता है, या फिर आपकी जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम व्हील कम्युनिकेशन की बात करें तो व्हील कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी जो होता है उसके पास में ही सारा चार्ज होता है कम्युनिकेट करने का, बाकी सारे लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस है, ऑफिस में एक ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें से एक इंसान जो है वो हेड है। अब उसी को ये ड्यूटी दे रखी है कि बाकी लोगों से आपको कम्युनिकेट करना है, बाकी लोगों के बीच में आप ही को कोऑर्डिनेट करवाना है। तो किसी को कोई भी डाउट होगा वो आसपास में एक दूसरे को नहीं बोलेंगे, वो उस एक हेड को आके बोलेंगे कि भाई उसने ये काम नहीं किया, उसने वो फाइल नहीं दी, यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, वहां पे वो दिक्कत हो रही है। अब फिर वो हेड जो है वो उन सबके बीच में कोऑर्डिनेट करवाने की कोशिश करेगा। तो जब सिर्फ एक ही इंसान जो है वो बाकी सबसे बातें करता है, बाकी सबसे कम्युनिकेट संचार करता है, उसको बोलते हैं व्हील कम्युनिकेशन। जहां पे एक पहिए की तरह कम्युनिकेशन घूम रहा है, एक इंसान के पास में कम्युनिकेशन करने की पावर है, बाकी सब जो है वो उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ठीक है। एक होता है आपका चेन कम्युनिकेशन। चेन कम्युनिकेशन, चेन कैसे बनती है? कड़ी से कड़ी जुड़ती है तब चेन बनती है, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा टाइप होता है चेन कम्युनिकेशन, जहां पे कम्युनिकेशन या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड का क्या मतलब है मैडम? अपवर्ड का ये मतलब है कि आप सपोज आपकी जो कंपनी है उसमें आपका एक बॉस है और आपके उसके नीचे काम करने वाले कॉलीग्स हैं 4, ये 5 लोग हो, तो या तो आपके जो 4 कॉलीग्स हैं वो आपस में है ना मतलब बॉस से बातें कर रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा कम्युनिकेशन, या फिर बॉस जो है वो अपने 4 नीचे वाले कॉलीग्स से बातें करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि जब एक चेन के माध्यम से संचार होता है, आप अपने से ऊपर प्रोफाइल वाले लोगों से बातें करते हो या फिर हायर प्रोफाइल वाले लोग जो है वो अपने से लोअर प्रोफाइल वाले लोगों से बातें करते हैं, तो ये एक चेन बन रही है। यहाँ एक अपवर्ड चेन बन रही है, यहाँ एक डाउनवर्ड चेन बन रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? चेन कम्युनिकेशन कहते हैं। एक होता है आपका सर्कल कम्युनिकेशन। सर्कल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे एक इंसान जो है वो अपने सिर्फ आसपास वाले लोगों से ही बातें कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, ठीक है, अब कोई कंपनी में अगर एक है ना आप अगर काम करते हो तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक लोगों से ही बात करने की यहाँ पे एक्सेस जो है वो दे रखा है। आप यहाँ पे सबसे बातें नहीं कर सकते हो। आप अपने पास में जो आपका है ना क्या बोलते हैं जो हॉल है, या फिर आपके इस लेफ्ट और राइट में जो आपका हॉल है, या फिर लेफ्ट और राइट में जो केबिन है, आप सिर्फ उस केबिन वाले लोगों से ही बातचीत कर सकते हो। तो आप सिर्फ अपने आसपास वाले लोगों से ही बात कर सकते हो, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोगों से ही आप बात कर सकते हो, सबसे संचार नहीं कर सकते हो। ये होता है सर्कल कम्युनिकेशन। एक होता है ऑल चैनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हो कि यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑल चैनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? जहाँ पे आप सबसे बातें कर सकते हो। ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि आप सिर्फ इससे बातें करोगे या उससे बातें नहीं करोगे।
आप यहाँ पे कंपनी में किसी से भी बातचीत कर सकते हो, किसी से भी कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये डायग्राम मैं इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको यहाँ पे डायग्राम से पता चल जाए कि भाई है ना इसका कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। तो आई होप आपको ये चारों टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो आपको समझ में आ गए होंगे। व्हील कम्युनिकेशन जहाँ पे एक इंसान जो है उसके पास में पावर होती है कि वो सबसे बातें कर सकता है। चेन कम्युनिकेशन जहाँ पे कड़ी बनती है, जहाँ पे आप अपने से ऊपर वाले से या फिर अपने से लोअर वाले से बातें कर सकते हो। एक होता है आपका सर्कल कम्युनिकेशन जहाँ पे आप सिर्फ अपने आसपास वाले लोगों से बातें कर सकते हो। एक होता है ऑल चैनल कम्युनिकेशन जहाँ पे आप किसी से भी बातें कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है आपका टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को मैंने शुरुआत में बताया था, इसको ग्रेप वाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स के साथ में जो आप बातें करते हो वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो कहलाता है। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपका सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन। सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन क्या है? सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन होता है कि आप जहाँ आप जिस से बातें कर रहे हो, मतलब आप जिस से मिल रहे हो, आप उन सबसे यहाँ पे बातें जो है वो करते हुए चल रहे हो, आप उन सबसे अपनी बातें जो है वो शेयर करते हुए चल रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे ए इंसान से मिले, ठीक है, फिर आप बी इंसान से मिले, फिर आप सी इंसान से मिले, तो आप जहाँ जिस जा रहे हो, आप जिस से भी मिल रहे हो, आप सबको वो बातें बताते हुए चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ग्रुप है 5 लोगों का, ठीक है, उसमें आपने कोई एक बात शेयर करी। अब एक इंसान ऐसा होता है कि जो सब तक बातें पहुंचाता है तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही, दोस्तों के बीच में बातें हो रही है ना, तो उस ग्रुप में एक ऐसा इंसान है जो कि सब तक बातें जो है वो फैला देता है। तो वो किसी ए से मिला तो ए को बात बता दी, फिर वो आगे जाके बी से मिलेगा तो बी को भी बात बताएगा, सी से मिलेगा सी को भी वो बात बताएगा। तो यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड बन रहा है, एक चेन बन रही है, इसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड चेन कम्युनिकेशन। आप जहां जिससे भी मिलते जा रहे हो, ये इससे मिला इसको बताई, फिर ये इससे मिला इसको बताई, फिर ये इससे मिला इसको बताई, ये इससे मिला इसको बताई, जो जहां आगे चलता चलता जिससे मिलता जा रहा है वो बात जो है वो आगे क्या करता जा रहा है, कम्युनिकेट करता हुआ जा रहा है। ये होता है सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन। एक होता है गॉसिप चेन कम्युनिकेशन। गॉसिप चेन कम्युनिकेशन क्या होता है? गॉसिप चेन कम्युनिकेशन होता है जहां पे आप जो है यहाँ पे आपको जिससे भी बातें जो है वो शेयर करनी है, आप उन सब से अपनी गॉसिप जो है वो शेयर करते हुए चलते हो। यानी कि आप अब सिंगल स्ट्रैंड में और गॉसिप में डिफरेंस क्या है? सिंगल स्ट्रैंड में तो ए बी को बातें बताई, अब बी ने सी को बात शेयर करी, सी ने डी को बात शेयर करी, ऐसे एक चेन बनी है। लेकिन गॉसिप कम्युनिकेशन में क्या है, मेरे को अगर मेरे फ्रेंड ने कोई बात बताई है तो मैं यहाँ पे सबको बताती हुई चलूंगी, मैं बाकी सबको बताऊंगी। ये होता है गॉसिप चेन कम्युनिकेशन। एक होता है प्रोबेबिलिटी चेन कम्युनिकेशन। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है संभावना, कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बात जो है वो पूरे ग्रुप को पता चले। यहाँ पे मैं जिससे मिलती हुई जा रही हूँ उसको बात बता रही हूँ, कोई बीच में छूट भी रहा है। यानी कि मैं अगर ए से मिली तो ए को बात बता दी, फिर ए के बाद में मैंने बी सी से कोई मुलाकात नहीं करी, 2 दिन तक मेरी कोई बात नहीं हुई, फिर मैं डायरेक्ट डी से मिली तो फिर डी को बात बताई मैंने, बी और सी को बात ही नहीं पता चली। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन, जहाँ पे संभावना होती है कि यहाँ पे कुछ लोगों को ही बातें जो है वो पता चलेगी, सबके साथ में बातें जो है वो शेयर नहीं होती है। एक होता है क्लस्टर कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है आप सिर्फ वो बात उससे ही शेयर करते हो। जैसे कि आपकी अगर कोई बहुत ही सीक्रेट रखने वाली बात है, आप पूरे ग्रुप के साथ में तो शेयर नहीं करोगे, आपका जो क्लोज फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड है, आप सिर्फ उसी से शेयर करते हो, आपको उस पर ट्रस्ट है, वो भी सेम आपके ऊपर ट्रस्ट रखता है, इसलिए वो सिर्फ आपको बात बताएगा। तो क्लस्टर कम्युनिकेशन में हमको जिस पे ट्रस्ट होता है हम सिर्फ उससे ही अपनी बात जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हो, सिंगल स्ट्रैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन और क्लस्टर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों प्रकार की कम्युनिकेशन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक होता है डायरेक्शन के आधार पे अलग अलग प्रकार का संचार होता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम से समझा सकते हो, इसलिए मैंने सब चीज़ों का यहाँ पे डायग्राम ऐड करा है ताकि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही ना हो, आप सिर्फ डायग्राम देख के ही पहचान जाओ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षैतिज संचार। क्षैतिज संचार क्या होता है? क्षैतिज संचार होता है जहाँ पे आप सिर्फ अपने सेम लेवल वाले लोगों से ही बातें कर रहे हो। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर डिटेल में समझाऊंगी। क्षैतिज कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे आप सिर्फ अपने से सेम लेवल वाले लोगों से ही बातें कर रहे हो, आपसे जो हायर पोजीशन पे है उससे भी बात नहीं कर रहे हो, आपसे जो लोअर पोजीशन पे है आप उससे भी बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ सेम लेवल वाले लोगों से ही बातें कर रहे हो। एक होता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर संचार। ऊर्ध्वाधर संचार क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे आप सेम लेवल वाले लोगों से तो बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने से हायर लोगों से या फिर अपने से लोअर लोगों से बात कर रहे हो। ठीक है,
और एक होता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल को क्या बोलते हैं? विकिरण संचार। विकिरण संचार क्या होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, आप अपने सेम लेवल के लोगों से बातें कर सकते हो, अपने से बड़े से, अपने से छोटे लेवल से, आप यहाँ पे किसी से भी बातें कर सकते हो। ये फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे कोई भी है ना रेस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, अब ओवरव्यू तो आपको समझ में आ गया, अब डिटेल में समझा देती हूँ। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज संचार क्या होता है? इसको हम लेटरल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा नाम भी याद रखना, लेटरल कम्युनिकेशन यानी कि पार्श्व संचार। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मैंने बताया, आप सिर्फ अपने से बराबर वाले जो लेवल के लोग हैं, सेम लेवल के जो लोग हैं, आप सिर्फ उनसे ही बातें करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहाँ पे आप टीचर हो, तो आप अगर टीचर हो तो आप अपने बराबर लेवल का जो टीचर है आप सिर्फ उसी से बातें करोगे। आपका जो बराबर लेवल का टीचर है आप सिर्फ उसी से बातें करोगे। टीचर से बड़ा जो प्रिंसिपल है आप उससे बातें नहीं कर सकते, या फिर टीचर से छोटा जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस है, जो स्टूडेंट्स है, आप उनसे भी कम्युनिकेट नहीं करोगे। आप सिर्फ अपने से बराबर लेवल के जो टीचर्स हैं आप सिर्फ उनसे ही बातें करोगे। तो जब हम अपने से बराबर लेवल के लोगों से बातें करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन डायग्राम कैसा बन रहा है? एक डायग्राम बन रहा है आपका डाउनवर्ड का, जब आप अपने से लोअर लोगों से बातें कर रहे हो। अब आप यहाँ पे बराबर वाले लोगों से बातें नहीं कर रहे हो, आप अपने से लोअर लोगों से बातें कर रहे हो। अब यहाँ पे बराबर वाले लोग, लोअर लोग, हायर लोग, इनका मतलब क्या है? ये पोजीशन में बात कर रही हूँ मैं। पोजीशन में कौन आपके बराबर है ना? पोजीशन में कौन आपसे ऊपर है, पोजीशन में कौन आपसे नीचे है, मैं पोजीशन वाले लोगों की बात कर रही हूँ। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन जहाँ पे आप अपने से डाउनवर्ड पोजीशन के लोगों से बातें करते हो या फिर अपने से अपवर्ड पोजीशन के लोगों से बातें करते हो। जैसे कि वो स्कूल का एग्जांपल ही लेती हूँ, तो आप टीचर हो तो आप या तो अपने से जो बड़ी पोजीशन पे कौन है, प्रिंसिपल होता है, बड़ी पोस्ट पे कौन है, प्रिंसिपल होता है, तो या तो आप प्रिंसिपल से बातें कर रहे हो, या फिर आपसे छोटी पोस्ट पे कौन है, स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो भी क्लर्क, पियोन वगैरह है वो है। तो या तो आप अपने से छोटी पोस्ट वाले लोगों से बातें कर रहे हो या फिर आप अपने से बड़ी पोस्ट वाले लोगों से बातें कर रहे हो। बराबर लेवल के जो टीचर्स है उनसे बातें नहीं कर रहे हो। ये होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, जहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। अपवर्ड कब होगा? जब अपने से बड़ी पोस्ट वाले लोगों से बातें करोगे। डाउनवर्ड कब होगा? जब अपने से डाउन यानी कि लो पोस्ट वाले लोगों से बातें करोगे। हॉरिजॉन्टल बराबर लेवल के लोगों से, वर्टिकल या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एक होता है डायगोनल कम्युनिकेशन, जो कि क्या होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन होता है आपका विकिरण संचार होता है, संचार का मुक्त प्रवाह यानी कि फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं होती है, कोई भी बाधा नहीं होती है कि आपको बराबर वाले से बातें करनी है, आपको एक हायरार्की में बातें करनी है। नहीं, आपका मन है कि आप टीचर हो, आप प्रिंसिपल से बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप एक स्टूडेंट हो, आप प्रिंसिपल से या फिर टीचर से बातें करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप यहाँ पे किसी से भी बात कर सकते हो, किसी से भी संचार कर सकते हो। ये फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन, आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक और अशाब्दिक संचार। मैंने जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी शुरुआत में, तब मैंने आपको बताया था कि संचार आपका शाब्दिक भी हो सकता है, शब्दों के माध्यम से भी हो सकता है, और शाब्दिक यानी कि संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? अब यहाँ पे डायग्राम में दो लोग जो है वो वर्बली बातें कर रहे हैं, ये कुछ बोल रहा है, ये सुन रहा है, फिर ये कुछ बोलेगा और ये सुनेगा, है ना। तो जहाँ भी शब्दों का उपयोग हो रहा है, शब्दों के माध्यम से जहाँ भी संचार हो रहा है वो होता है आपका वर्बल यानी कि शाब्दिक संचार। एक होता है अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे शब्दों का उपयोग नहीं हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संकेतों के माध्यम से संचार हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हैंडशेक किया, आपके हाव भाव क्या है, आपका देखने का तरीका क्या है, आपका उठने का बैठने का तरीका क्या है, उन सब से जो संचार होता है वो होता है अशाब्दिक संचार, जहाँ पे शब्दों का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया शाब्दिक संचार होता है, यानी कि जहाँ पे यूज ऑफ वर्ड्स किए जाते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए शब्दों का उपयोग यहाँ पे करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि शाब्दिक संचार को आगे की दो श्रेणी में विभाजित किया जाता है। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित संचार, यानी कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जहाँ पे वर्ड्स का यूज हो रहा है, जहाँ पे शब्दों का यूज हो रहा है। अभी शब्द कैसे हो सकते हैं? ये शब्द का दो प्रकार होता है, या तो शब्द आपके मौखिक हो सकते हैं या
फिर शब्द आपके लिखित हो सकते हैं, यानी कि शब्द या तो ओरल हो सकते हैं या फिर रिटन हो सकते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन मौखिक संचार, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन यानी कि लिखित संचार। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन क्या है, मौखिक संचार क्या है, जहां पे शब्दों का तो उपयोग हो रहा है, क्योंकि वर्बल का ही टाइप है तो शब्दों का तो उपयोग होगा, लेकिन यहाँ पे शब्द कैसे होंगे, बोले हुए शब्द होंगे। अब यहाँ पे मैं वीडियो बना के आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे मैं बोल के संचार कर रही हूँ, तो ये जब भी आप बोल के संचार करते हो वो होता है आपका ओरल यानी कि मौखिक कम्युनिकेशन। एक होता है लिखित संचार, जब भी आप लिख के दस्तावेजों के माध्यम से संचार करते हो वो होता है आपका लिखित संचार, यानी कि बोल के या फिर लिख के जो भी संचार होता है जहाँ पे शब्दों का उपयोग होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, शाब्दिक संचार हो सकता है। अभी जो शब्द हैं वो आपके है ना लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक यानी कि ओरल और रिटन दोनों तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है अशाब्दिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और शाब्दिक संचार क्या है, ये आपका शब्दहीन होता है, यानी कि जहाँ पे शब्दों का उपयोग नहीं होता है। तो बिना शब्दों के कैसे संचार होगा मैडम, मैंने बताया ना, आपके हाव भाव से, आपके हाथों के एक्शन क्या है, आपके आंखों के एक्शन क्या है, आपके उठने बैठने का तरीका क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उन सब से जो संचार होता है या फिर उन सब से सामने वाले को जो भी आपके बारे में पता चलता है वो होता है अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये आपका वर्डलेस कम्युनिकेशन होता है। आपके बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जो भी आपके सामने वाले को पता चलता है वो आपका नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक संचार होता है। अब एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जब भी हम संचार करते हैं तो 35% आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है और 65% आपका अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। यानी कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हो ना तो उसमें शब्दों का उपयोग तो सिर्फ और सिर्फ 35% ही होता है। आपके हाव भाव, आपके उठने बैठने का तरीका, आपके बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजों का जो प्रतिशत है वो 65% होता है। यानी कि आपके शब्दों से ज्यादा लोग जो है वो आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ अगर, और मैं क्लास में जाके बच्चों को बोला कि भाई है ना, मैंने क्लास में जाके बच्चों ने पूछा कि हाउ आर यू मैम, तो मैंने बोला आई एम फाइन, आई एम गुड। ठीक है, लेकिन मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, तो बच्चे जो है वो मेरे शब्दों पे जाएंगे या मेरी फेस के ऊपर जाएंगे? अब वो मेरी शक्ल पे जाएंगे, बोलेंगे कि मैडम आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम है, आप अच्छे तो फाइन तो नहीं हो, जरूर कुछ ना कुछ आज आपका टेंशन जो है वो आपके दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ पे शब्दों से ज्यादा बच्चों ने मेरे फेशियल एक्सप्रेशन पे, मेरी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करा है। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे वर्बली हम कम्युनिकेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ 35%, यानी कि संचार में 35% ही शब्दों का उपयोग होता है, 65% तो अशाब्दिक संचार होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे लोग हमारे हाव भाव से हमारी बातें जो है वो पहचान जाते हैं। ठीक है, अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के काफी सारे टाइप्स होते हैं, ये आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका जेस्चर्स। जेस्चर्स यानी कि आपके हाव भाव। अब जेस्चर्स क्या होता है, जेस्चर्स होते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज या फिर आपका बॉडी एक्शन। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपको जब भी आप है ना इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको बोलते हैं ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही होनी चाहिए। आप अगर नर्वस भी हो तो सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए कि भाई ये बंदा जो है वो नर्वस हो रहा है। आपको हाथ किस तरीके से रखने हैं, आपको एंटर किस तरीके से करना है, आपको एग्जिट किस तरीके से करना है, आपको टेबल पे बैठना किस तरीके से है, आपको उनको ग्रीट किस तरीके से करना है, आपके हाव भाव कैसे होनी चाहिए, आपके हाथों के जो एक्शन है वो कैसे होने चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, ऐसा सब आपको समझाया जाता है ना। तो ये जो बॉडी एक्शंस होते हैं आपके, क्योंकि बॉडी एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट कर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा संचार जो है वो बॉडी एक्शन के माध्यम से ही हो जाता है। अब अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना तो आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी होगी, आप एकदम स्ट्रेट रहोगे, सामने वाला वैसे ही सोचेगा कि यार आदमी तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो चलो वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन आप अगर बहुत पढ़े लिखे हो, आपके अंदर बहुत दिमाग है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम ढीली ढाली सी है, तो सामने वाला भी बात करने से पहले सोचेगा कि यार ये तो खुद ही सुस्त आदमी है, मेरे को और सुस्त कर देगा, इसके बजाय दूसरे कैंडिडेट के ऊपर चलते हैं, है ना। तो ये बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जेस्चर्स क्या होती है, जेस्चर्स होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज की, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से है, आपके हाथों के जो मूवमेंट है, आपके है ना पैरों के मूवमेंट जो है वो किस तरीके से है, वो आपके जेस्चर्स होते हैं। दूसरा होता है कलाकृतियां यानी कि आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होती है, आर्टिफैक्ट्स होती है आपकी भौतिक वस्तुएं, आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी कि भौतिक वस्तुएं क्या हो गई, मेरे पास में आईफोन है, मेरे पास में बड़ी गाड़ी है, मेरे पास में बड़ा घर है, मेरे पास में मतलब सारी अच्छी अच्छी फैंसी चीजें हैं। तो कोई भी अगर मुझे देखेगा तो मेरे को देख के पहला
थॉट उसके दिमाग में क्या आएगा कि लगता है ये लड़की काफ़ी ज़्यादा अमीर है, तभी तो इसके पास में आईफोन भी है, इसके पास में बड़ी गाड़ी भी है, बड़ा घर भी है, अच्छा सा है ना लग्जरियस पर्स जो है वो लेके चल रही है, काफ़ी स्टाइलिश और मॉडर्न लग रही है, यानी कि ये लड़की के पास में काफ़ी सारे पैसे हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न, काफ़ी ज़्यादा अमीर लड़की है। सबसे पहले आपके दिमाग में यही सवाल आएगा। अब भले वो सारी चीज़ें मैंने किराए पे ली हो, लेकिन आपको सबसे पहले देखते ही क्या सवाल आया आपके दिमाग में कि लगता है लड़की काफ़ी ज़्यादा अमीर है। आपकी जो भौतिक वस्तुएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा संचार कर जाती है। अब मैंने तो नहीं बताया कि मैं अमीर हूँ या मैंने किराए पे उठाई है या मैंने चुरा के लाई है, नहीं, लेकिन मेरी भौतिक वस्तुओं से क्या पता चला आपको कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा अमीर है। तो आपकी भौतिक वस्तुएं भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट कर जाती है। आपने अगर फटे हुए जूते पहने तो सामने वाला देख के समझ जाएगा कि लगता है इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। आपने उसको बताया कि मैं गरीब हूँ, नहीं, आपके फटे हुए जूते देख के वो पहचान गया। आपके पास में आईफोन है तो आईफोन देखते ही सामने वाला समझ जाएगा कि ओहो आईफोन है, लगता है ज़्यादा पैसे आ रहे हैं आजकल। तो आपने बताया कि ज्यादा पैसे आ रहे हैं, नहीं, आपकी भौतिक वस्तु को देख के वो समझ गया कि अमीर है आदमी, ज्यादा पैसे आ रहे हैं। तो ये होता है कि जब भी आपकी भौतिक वस्तुएं भी काफी सब को कहना काफी चीजें जो है वो कम्युनिकेट कर जाती है, तो भौतिक वस्तुएं यानी कि फिजिकल ऑब्जेक्ट के माध्यम से जो भी सामने वाले के दिमाग में आइडियाज आते हैं आपको लेकर, वो होता है आपका आर्टिफैक्ट, जो कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक होता है आपका काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होता है? काइनेसिक्स होता है आपके मूवमेंट। अब मूवमेंट यानी कि आपका हलन चलन। अब ये मूवमेंट आपके हाथों के मूवमेंट हो सकते हैं, ये पिक्चर में आप देख सकते हो। मैंने सबके डायग्राम्स यहाँ पे ऐड करें ताकि आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाए पिक्चर के माध्यम से। अब पिक्चर में मैंने आपको है ना मूवमेंट करा, आपने बोला कि मैडम आज मेरा पेपर है, तो मैंने बिना बोले ऐसे कर दिया। इससे आप क्या समझे कि मैडम मुझे ऑल द बेस्ट बोल रही है। ठीक है, या फिर आप एग्जाम हॉल में से बाहर निकल के आए और मैंने आपसे पूछा कि पेपर कैसा हुआ, तो आपने ऐसा कर दिया, या फिर किसी ने ऐसे कर दिया। तो अब इसका साइन का मतलब क्या है? क्या आपने मुझे बोल के बताया कि पेपर अच्छा हुआ या खराब हुआ? नहीं, आपके हाथों के मूवमेंट से मेरे को पता चल गया कि आपका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है कि भाई हमारे बॉडी मूवमेंट के माध्यम से जब सामने वाले को हमारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, वो होता है काइनेसिक्स। तो काइनेसिक्स का मेन मतलब क्या है? मूवमेंट होता है, यानी कि गति होता है। अब ये गति हाथों की हो सकती है, आपके आंखों की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, ये होते हैं आपके मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं। एक होता है प्रॉक्सेमिक्स। प्रॉक्सेमिक्स क्या होता है? प्रॉक्सेमिक्स होता है आपका पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस यानी कि दूरी। दूरी कैसे? कि भाई डिस्टेंस, दूरी का मतलब होता है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस कैसे? भाई आपसे लोग जो है वो कितनी दूरी पे खड़े हैं उससे भी संचार हो जाता है। कैसे होएगा संचार? अब ये ब्लैक वाला आदमी आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे 4 आदमी अलग अलग रंग के आपको दिख रहे हैं। मैं डायग्राम इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि डायग्राम के माध्यम से सारी चीजें आपको समझा सकूं। अब ये ब्लैक वाला आदमी के सबसे दूर ये वाला आदमी है, ग्रे वाला, है ना। तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यार ये इससे ज्यादा दूर डिस्टेंस पे खड़ा है, यानी कि हो सकता है इन दोनों की इतनी ज्यादा नहीं जमती है। ये जो क्रीम कलर का आदमी खड़ा है, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये जो ब्लैक और ये जो क्रीम वाला आदमी है, जरूर ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, तभी तो दोनों पास पास में खड़े हैं हाथ पकड़ के। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्या इन्होंने हमको बोल के बताया कि इनका रिलेशनशिप क्या है? नहीं ना, लेकिन इनके सोशल डिस्टेंस के माध्यम से, इनके दूरियों के माध्यम से या फिर इनकी सामाजिक दूरियों के माध्यम से ही हमको पता चल गया कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। क्या ये अच्छे दोस्त हैं या फिर अच्छे दोस्त नहीं हैं? ये होता है आपका प्रॉक्सेमिक्स। जब पर्सनल स्पेस यानी कि आपके सोशल डिस्टेंस के माध्यम से जो संचार होता है वो आपका होता है प्रॉक्सेमिक्स। अब प्रॉक्सेमिक्स में आपको 4 चीजें याद रखनी है। एक होता है इंटीमेट लेवल, एक होता है पर्सनल लेवल, एक होता है सोशल लेवल, एक होता है पब्लिक लेवल। इंटीमेट लेवल में वो लोग आते हैं जो आपके काफी ज्यादा क्लोज खड़े हुए हैं। अब आपके जो है ना क्लोज लोग होंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स मेंबर हो सकते हैं, वही आपके सबसे ज्यादा करीब खड़े होंगे। कोई इंसान है, कोई दोस्त है जिससे आपकी बनती नहीं या फिर आप दोनों बात ही नहीं करते हो, तो क्या वो आपसे पास में खड़ा होगा? नहीं, वो दूर खड़ा होगा ना। तो जब कोई इंसान अगर आपके काफी ज्यादा पास में खड़ा है तो वो आपका इंटीमेट स्टेज में आ जाएगा, जिसका एरिया होता है 0 to 50 सेंटीमीटर। पर्सनल स्टेज में फिर थोड़ा सा दूर अगर कोई खड़ा है तो हो सकता है वो आपका थोड़ा मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड है, वो आता है आपका 0.5 से 1 मीटर के दायरे में। कोई आपका सोशल एरिया में खड़ा है जिसका एरिया होता है 1 मीटर से 4 मीटर का दायरा, यानी कि कोई अगर 4 मीटर दूर आपसे खड़ा है तो इसका मतलब आपके और उसकी बनती ही नहीं है। और आपका एक होता है पब्लिक एरिया, जो कि आपका 4 मीटर से ज्यादा का दायरा होता है, यानी कि कोई 4 मीटर से भी ज्यादा दूरी पे खड़ा है, तो यानी कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, आप दोनों अनजान हो, आप सिर्फ सड़क पे चल रहे हो, है ना। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉक्सेमिक्स के स्टेजेस है, इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इनका डिस्टेंस क्या है।
आगे बढ़ते हैं, एक होता है आपका क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स क्या होता है, जहाँ पे क्रोनेमिक्स होता है टाइम। टाइम क्या होता है, समय, यानी कि समय के माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा संचार जो है वो हो जाता है, समय के माध्यम से भी कम्युनिकेशन जो है वो हो जाता है। समय के माध्यम से कम्युनिकेशन कैसे होगा, रामू है और श्यामू है, ठीक है, दो लोग हैं, दोनों दोस्त हैं। अब रामू ने श्यामू से कहा था कि आज हम 5 बजे पार्क में मिलते हैं, काफ़ी दिन हो गए यार हम मिले ही नहीं। तो श्यामू ने कहा ठीक है 5 बजे मिलेंगे। अब रामू तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मिलने के लिए, तो ये 4:30 बजे या फिर 4 बजे ही पार्क में आके खड़ा हो गया कि ठीक है जल्दी चलता हूँ, क्या पता वो मेरा दोस्त भी जल्दी आ जाए। लेकिन श्यामू जो है वो 5 बजे के बजाय वो 7 बजे आता है। अब इससे क्या पता चला, ये टाइमिंग से आपको क्या पता चल रहा है कि भाई रामू जो है वो तो लगता है पंचुअल है, श्यामू जो है वो पंचुअल नहीं है। एक तो ये बात पता चली। दूसरी बात क्या पता चली कि यार रामू जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था अपने दोस्त से मिलने के लिए, हो सकता है श्यामू इतना ज़्यादा एक्साइटेड ना हो अपने दोस्त से मिलने के लिए। एक ये बात पता चली। एक और क्या बात पता चली कि भाई रामू जो है वो क्या है, उसके लिए जो उसका दोस्त है वो सबसे पहली प्रायोरिटी पे है, तभी तो वो अपने सारे काम छोड़ के 4 बजे वहाँ पे आके खड़ा हो गया। लेकिन श्यामू जो है उसके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में और भी लोग हैं, तो तभी तो वो उनका काम करने के लिए लेट हो गया और फिर 7 बजे यानी कि 2 घंटे लेट पहुंचा। तो रामू उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है या फिर प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे बाद में आता है। अब ये सब कैसे पता चला हमको, क्या रामू श्यामू ने हमारे साथ में डिस्कस करा, नहीं, हमको यहाँ पे उस टाइमिंग से पता चल गया। यानी कि समय के माध्यम से जो भी संचार होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रोनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि समय के माध्यम से जो भी संचार होता है, संचार में समय के उपयोग का अध्ययन है। संचार में जब भी हम समय के उपयोग का अध्ययन करते हैं उसको क्रोनेमिक्स कहते हैं, यानी कि समय के माध्यम से जो संचार हो रहा है उसको क्रोनेमिक्स कहते हैं। एक होता है पैरा लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम वोकैलिक्स भी कहते हैं। पैरा लैंग्वेज क्या है, पैरा लैंग्वेज है हाउ यू स्पीक, आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपके बोलने का तरीका कैसा है, उससे भी पता चल जाता है कि भाई संचार किस प्रकार से हुआ है। अब यहाँ पे बोलो कि मैडम बोलने का तरीका, तो बोल के तो यानी कि ये तो मौखिक तरीका हो गया, शाब्दिक तरीका हो गया, और शाब्दिक पढ़ रहे हैं हम तो यहाँ पे। मैंने बोला बोलने का शब्द नहीं है, बोलने का तरीका कैसा है। तरीके में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपकी आवाज़ का सुर कैसा है, आपकी मात्रा, आपका भाषण यानी कि आपकी वॉइस कैसी है, आपकी टोन कैसी है, आपकी वॉल्यूम कैसी है, आपकी पिच कैसी है, आपकी स्पीच की रेट कैसी है, इन सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ। शब्दों की बात नहीं कर रही हूँ, शब्दों के पीछे की जो टोन लगी है, जो स्पीच, जो आपकी पिच लगी है, जो आपका वॉल्यूम लगी है, उन सब की बात कर रही हूँ कि भाई बोलने का तरीका कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूँ कि 2 दोस्त हैं हम, है ना, और हमारे बीच में कोई लड़ाई हो गई तो मैंने उसको बोला शट अप, ठीक है। और एक मैं किसी दोस्त के साथ में बातें कर रही हूँ या मस्ती मजाक कर रही हूँ तो मैंने उसको बोला ओ कम ऑन शट अप, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों शट अप वर्ड मैंने यूज करा है, लेकिन पहला वाला जो मैंने शट अप बोला वो क्या था, वो थोड़ा गुस्से वाला था, लेकिन दूसरा वाला ओ शट अप, ये क्या था, ये थोड़ा मजाक मस्ती वाला था। तो वर्ड तो सेम था लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग था ना, तो बस उस तरीके की हम यहाँ पे बात करते हैं। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, बोलने का तरीका, आप किस तरीके से बोल रहे हो, जो आपके टोन है, जो आपकी पिच है वो कैसी है। हाई पिच पे बोल रहे हो यानी कि आप उससे इंसान से गुस्सा हो, आप लो पिच पे बोल रहे हो यानी कि आपका मूड खराब है, आप अगर मीडियम पिच पे बोल रहे हो यानी कि आप ठीक ठाक हो, है ना। तो ये बोलने का तरीका कैसा होता है उसके माध्यम से भी सामने वाले को पता चल जाता है। मैंने शट अप वर्ड का यूज करा लेकिन अलग अलग तरीके से बोला, तो अलग अलग तरीके से आपको पता चल गया। भाई पहले वाले तरीके में तो मैडम गुस्सा थी इसलिए ऐसे बोला, और दूसरे वाले में मजाक मस्ती चल रही थी तो मजाक मस्ती में बोला है, ठीक है। तो बोलने के तरीके को हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, ये भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। एक आपका होता है ऑल फैक्टिक्स। ऑल फैक्टिक्स क्या होता है, ऑल फैक्टिक्स में गंध की भावना से जुड़े संचार कार्य शामिल होते हैं, यानी कि ये आपकी सेंस ऑफ स्मेल से जुड़े हुए होते हैं। सेंस ऑफ स्मेल क्या होता है, अब यहाँ पे नाक बनी हुई है, नाक का क्या मतलब है, यहाँ पे सुगंध से मतलब है। आप सूंघ के भी संचार यहाँ पे कर सकते हो। अब सूंघ के कैसे संचार करोगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है यानी कि अशाब्दिक तरीके से संचार हो रहा है। अब स्मेल के माध्यम से, गंध के माध्यम से संचार कैसे होगा आप अपने स्कूल से कॉलेज से घर पे जाते हो, ठीक है। अब घर पे जाके देखते हो, घर पे गए और घर पे गेट के अंदर एंटर ही नहीं हुए, बाहर से ही आपको बहुत ही मस्त खुशबू आ गई है कि आज तो क्या बनी है, आज तो पाव भाजी बनी है, ठीक है। आपको पाव भाजी की खुशबू आ गई गेट में एंटर होने से पहले ही। मम्मी ने बताया भी नहीं है कि आज मैंने पाव भाजी बनाई है, लेकिन गेट में एंटर होने से पहले ही आपको खुशबू आ गई। अब उस खुशबू से ही आपको पता चल गया कि आज तो भैया मेरे घर में पाव भाजी बनी है, फटाफट से खाने बैठ जाता हूँ, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे संचार तो हुआ ना
लेकिन क्या मम्मी ने आपको बोल के बताया कि बेटा पाव भाजी बनी है खा ले? नहीं, उस स्मेल से आपको पता चल गया, यानी कि यहाँ पे संचार कैसे हुआ है? स्मेल के माध्यम से हुआ है। तो स्मेल के माध्यम से, गंध के माध्यम से जो भी संचार होता है उस संचार को हम क्या कहते हैं? ऑलफैक्टिक्स कहते हैं। ये सारे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ऑलफैक्टिक्स स्मेल वाला संचार होता है, पैरा लैंग्वेज यानी कि वोकलिक्स आप किस तरीके से बोल रहे हो, क्रोनेमिक्स यानी कि टाइम का संचार, समय का संचार, समय के माध्यम से जो भी संचार होता है। तो ये सारे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। एक होता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या है? हैप्टिक्स होता है आपका टच, टच यानी कि आपका स्पर्श, ठीक है। स्पर्श के माध्यम से संचार होता है, यानी कि स्पर्श के माध्यम से भी काफी कुछ आपको पता चल जाता है। आपने बचपन में बैड टच और गुड टच के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि बैड टच और गुड टच क्या होता है। तो कोई अगर आपको किस तरीके से टच कर रहा है उसके माध्यम से पता चल जाएगा कि सामने वाले के इंटेंशन क्या है, सामने वाले का इंटेंशन अच्छा है या फिर बुरा है। अगर मैं आपका अच्छे से हैंड होल्ड करती हूँ तब तो आपको पता चल जाएगा भी ठीक है मैडम जो है वो अच्छे से हैंड होल्ड कर रही है, लेकिन अगर मैंने गुस्से में आपका हाथ पकड़ा है तो आपको फीलिंग आ जाएगी कि मैडम जो है वो गुस्से में मेरा हाथ पकड़ रही है, ठीक है। तो वो हाथ पकड़ने का तरीका कैसा है, वो मेरा टच करने का, स्पर्श करने का तरीका कैसा है, उसके माध्यम से भी संचार हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं? हैप्टिक्स कहते हैं। हैप्टिक्स क्या है? टच, यानी कि टच वाला संचार होता है हैप्टिक्स। तो ये आपके सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। यहाँ पे मैंने सारा चार्ट लेकर आई हूँ, जितने भी समझाए हैं आपको उन सबकी पिक्चर जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। काफी सारे हमने नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करा। एक होती है अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होती है? आप किस तरीके से दिख रहे हो। आप जब भी कहीं जा रहे हो, आपने अगर साड़ी पहनी हुई है, चश्मा लगाया हुआ है, तो आप क्या पार्टी में जाओगे या फिर स्कूल में पढ़ाने के लिए जाओगे? स्कूल में पढ़ाने के लिए जाओगे। आपने अगर कोई बहुत ही फैंसी मॉडर्न है ना, चमकीले चमकीले कपड़े पहने हैं तो कहाँ पे जाओगे? क्या ऑफिस में जाओगे या फिर पार्टी करने के लिए जाओगे? पार्टी करने के लिए जाओगे। तो आपका अपीयरेंस कैसा है, यानी कि आप कैसे दिख रहे हो, आपके कपड़े कैसे हैं, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, उससे भी संचार हो गया। अब चमक धमक कपड़े से पता चल गया कि सामने वाला पार्टी करने के लिए जा रहा है, और साड़ी और चश्मे से पता चल गया कि सामने वाली जो है वो मैडम है, वो पढ़ाने जा रही है, ठीक है। तो आपकी अपीयरेंस के माध्यम से जो संचार हुआ वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन वो आपका दिखने के तौर तरीके के ऊपर संचार हुआ है। एक होता है पैरा लैंग्वेज, जहाँ पे हमने बात करी आपकी टोन, आपकी पिच कैसी है। बॉडी लैंग्वेज, आपके शरीर के हाव भाव कैसे हैं। जेस्चर्स यानी कि आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं। पॉस्चर, आपका पॉस्चर कैसा है, आप स्ट्रेट बैठे हो, आप ढीले ढाले बैठे हो, तो उससे भी आपको पता चल जाता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो ये भी क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेस का एक्सप्रेशन कैसे हैं। आप खुश होंगे तो आपकी आंखों में वो खुशी झलक जाएगी, अगर आप दुखी हो तो आपकी आंखों में वो दुख जो है वो झलक जाएगा। तो फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, वो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आई कॉन्टैक्ट, आंखों के आई कॉन्टैक्ट्स को हम ऑक्यूलिक्स कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, हैप्टिक्स को पर्सनल, हैप्टिक्स को क्या कहते हैं? टच कहते हैं। क्रोनेमिक्स को टाइम स्पेस टाइम कहते हैं, है ना। तो वैसे ही आई कांटेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑक्यूलिक्स बोलते हैं। ऑक्यूलिक्स यानी कि आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के माध्यम से भी आपको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। अगर दो जने बातें कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों जने अगर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के अगर बातें करें, तो यानी कि दोनों जने इंटरेस्टेड हैं उस बात में, उस कम्युनिकेशन में। लेकिन अगर आप मेरे से कुछ बात कर रहे हो, मैं यहाँ देख रही हूँ, फिर मैं वहाँ देख रही हूँ, फिर मैं नीचे देख रही हूँ, फिर मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैं सामने वाले को देख रही हूँ, आप पे मेरा ध्यान ही नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैडम को मजा नहीं आ रहा है, मैडम बोर हो रही है मेरी बातों से। क्या मैंने बोला आपको? नहीं, मेरी आंखों के हाव भाव से आपको पता चल गया ना कि मैडम मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रही, मैडम तो इधर उधर देख रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑक्यूलिक्स बोलते हैं, जो कि आई कांटेक्ट के माध्यम से संचार होता है। एक होता है हैप्टिक्स यानी कि पर्सनल टच का संचार। एक होता है प्रॉक्सेमिक्स यानी कि आपका सोशल डिस्टेंस, यानी कि आपकी जो सामाजिक दूरियां होती है उसका संचार हो गया। क्रोनेमिक्स यानी कि टाइम वाला डिस्टेंस। काइनेसिक्स यानी कि आपके जो है ना जेस्चर्स होते हैं, आपके हैंड पोस्चर्स होते हैं, हैंड मूवमेंट्स होते हैं, उसका संचार। आर्टिफैक्ट्स आपकी भौतिक ऑब्जेक्ट्स का संचार। और एनवायरनमेंट यानी कि आपका आसपास का वातावरण कैसा है, उससे जुड़ा हुआ संचार। तो ये सारे आपके नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं। ये आपका हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। कम्युनिकेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वो भी हमने देख लिए। जितने भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो सारे मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर लिए। डिटेल में एक एक कम्युनिकेशन मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है। आई होप अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको लग रहा होगा कि यार समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे यहाँ पे कॉमेंट करके बेशक पूछ सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि प्रभावी संचार की कुछ विशेषताएं होती है। हमने शुरुआत में बात करी थी ना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। एक तो होता है आपका कम्युनिकेशन, एक होता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? आप सिर्फ संचार कर रहे हो, अपना आइडिया दूसरे तक पहुंचा रहे हो। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? प्रभावी संचार क्या है? अपनी बात को और बेहतर तरीके से रखने के लिए आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो।
अपनी बात को और प्रभावी तरीके से रखने के लिए आप यहाँ पे प्रभावी संचार का उपयोग करते हो। पर ये प्रभावी संचार करते कैसे हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले तो क्लियर मैसेज होना चाहिए, स्पष्ट संदेश होना चाहिए। जो भी बात आप बताना चाहते हो वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उल जलूल बात कर रहे हो, घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, सामने वाले को आपकी बात ही समझ नहीं आ रही है। बात ही समझ नहीं आएगी तो संचार हो ही नहीं पाएगा। इफेक्टिव यानी कि प्रभावी संचार के लिए मैसेज हमेशा क्लियर होना चाहिए। दूसरा, करेक्ट मैसेज, यानी कि मैसेज जो है वो सही होना चाहिए, सही संदेश होना चाहिए। आपको झूठी बातें, झूठी अफवाहें जो है वो नहीं फैलानी है, ठीक है। कुछ भी बात कर रहे हो, कोई भी संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हो, सही होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, तभी संचार जो है प्रभावी हो पाएगा। तीसरा होता है कंप्लीट मैसेज। कंप्लीट यानी कि पूर्ण संदेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बात कर रहे हो, कोई भी आइडिया अगर अपना दूसरों तक पहुंचा रहे हो तो आधा अधूरी बात बता के चले जा रहे हो। आधी अधूरी बात से तो सामने वाले को भी कुछ समझ नहीं आएगा कि ये बोल के क्या गया है, और तुम दोनों के बीच में जो संचार है वो भी नहीं हो पाएगा। तो आपको हमेशा मैसेज जो है वो पूरा भेजना है, सामने वाले के सामने कंप्लीट मैसेज रखना है ताकि वो उसको समझ सके। एक होता है प्रिसाइज मैसेज। प्रिसाइज मैसेज यानी कि सटीक संदेश होना चाहिए। सटीक कैसे, जो बात बोलना चाहते हो 4-5 शब्दों में, प्रिसाइज यानी कि शॉर्ट में वो बात बोल के ख़त्म करो। ऐसे नहीं कि लंबी कथा 1 घंटे तक सुनाए जा रहे हो। अब मुझे बोलना है कि कल है ना, मैं कल घूमने जाऊंगी तो इसलिए कल तो मेरे पास में टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को दुकान जाना है, मेरे को मम्मी के साथ में जाना है, ये फेस्टिवल आ रहे हैं तो यहाँ वहाँ पे जाना है, तो इसलिए कल तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब टाइम नहीं है तो फिर मैं PDF नहीं बना पाऊंगी, PDF नहीं बना पाऊंगी तो मैं क्लास भी नहीं ले पाऊंगी। तो फिर ऐसा करेंगे कि हम कल तो क्लास नहीं ही ले पाएंगे, तो कल के बाद में जो अगला वाला दिन आएगा तो उस अगले वाले दिन को मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो बना लूँ, तो फिर मैं अगले वाले दिन आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन मुझे बोलना कैसे चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि कल मेरे पास में टाइम नहीं है, या फिर हम परसों क्लास लेंगे आपकी कम्युनिकेशन की। इतना सा बात मुझे बोलनी थी कि मैं परसों आपकी कम्युनिकेशन की क्लास लूंगी, लेकिन मैंने पूरी कथा आपको सुनाई। तो कौन सा कम्युनिकेशन आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, दूसरा वाला ना कि मैडम ने 1 लाइन में बात बोल के ख़त्म करी। ये होता है प्रिसाइज सटीक संदेश। जो भी बात बोलना चाहते हो ना वो सटीक होनी चाहिए, प्रिसाइज यानी कि शॉर्ट में होनी चाहिए। जितना छोटा संदेश होगा सामने वाले को उतना ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा उसको समझने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि आजकल टाइम तो किसी के पास है ही नहीं। सब चाहते हैं कि फटाफट से सारे काम हमारे हो जाए। तो प्रिसाइज संदेश आपके यहाँ होना चाहिए, यानी कि संदेश जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। अब शॉर्ट मैसेज से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम शॉर्ट मैसेज का क्या मतलब है, हमको बातें छोड़नी है क्या कम्युनिकेशन में, कुछ बातें हटा के बोलनी है क्या। नहीं, जो बातें बोलना चाहते हो वो तो सारी बातें बोलनी है, लेकिन मैसेज को बढ़ा चढ़ा के, घुमा के नहीं बोलना है, सटीक बोलना है। ये होता है प्रिसाइज यानी कि शॉर्ट मैसेज। एक होता है रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दी। आपके संचार में रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस होनी चाहिए, विश्वसनीयता या फिर भरोसेमंद आपका संचार यानी कि मैसेज जो है वो होना चाहिए कि सामने वाला आपके ऊपर विश्वास कर सके, सामने वाला आपके ऊपर भरोसा कर सके, तभी संचार जो है वो प्रभावी बनेगा। और लास्ट में होता है प्रेषक का शिष्टाचार यानी कि सेंडर्स कर्टेसी, यानी कि आपको रिस्पेक्टफुली सबसे बात करनी है। आप छोटे से बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं बदतमीजी कर रहे हो, आप बड़े से बात कर रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि आप बदतमीजी कर रहे हो। जिससे भी बात करो आपके अंदर कर्टेसी यानी कि एक रिस्पेक्टफुलनेस होनी चाहिए। अगर ये सारे तत्व आपके संचार में होंगे तभी आपका संचार कैसा बन पाएगा, आपका संचार जो है वो प्रभावी संचार बन पाएगा, ठीक है। तो प्रभावी संचार के लिए स्पष्ट संदेश होना चाहिए, सही संदेश होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, संदेश में विश्वसनीयता, भरोसेमंद होना चाहिए, और प्रेषक का ना शिष्टाचार भी आपके पास में होना चाहिए, यानी कि कर्टसी भी होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुलनेस भी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसको देख लेते हैं। कुछ पॉइंट हैं वो सिर्फ आपको समझने पड़ेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये तो। इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी कि संचार का महत्व क्या है, प्रबंधनीय दक्षता में वृद्धि करता है। दूसरा, प्रभावी नेतृत्व स्थापित करता है, यानी कि लीडरशिप है ना, इफेक्टिव लीडरशिप इस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन। फिर तीसरा है प्रेरणा एवं नैतिक विकास की प्रक्रिया में सहायता होती है ना संचार से। फिर कार्यों के सुचारू संचालन में सहायता होती है, यानी कि हेल्प इन स्मूथ वर्किंग ऑफ, है ना, स्मूथ वर्किंग में यहाँ पे हेल्प करता है। फिर है सहयोग और शांति को बढ़ावा मिलता है, यानी कि प्रमोट कोऑपरेशन एंड पीस, प्रमोट यानी कि कोऑपरेशन, सहयोग और शांति को बढ़ावा मिलता है संचार के माध्यम से। दो देशों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो अगर संचार नहीं होगा तो लड़ाई और बढ़ती जाएगी, संचार हो जाएगा तो कोऑपरेशन, पीस हो जाएगा।
तो कोऑपरेशन और पीस को बढ़ावा मिलता है। फिर समन्वय एवं सहयोग का आधार होता है संचार। संचार एक्ट एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन और एक्ट एज द बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने का आधार जो है वो प्रदान करता है संचार। तो ये सारे क्या है, संचार में, संचार के क्या है महत्व है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में बाधाएं कौन कौन सी होती है। तो हमने जब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था तब हमने करा था ना, नॉइस होता है। नॉइस यानी कि बाधा होती है आपके संचार में। बाधा क्या होती है भाई, संचार को सही ढंग से होने से अगर कोई भी रुकावट मिलती है जिसकी वजह से संचार जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉइस। और ये नॉइस से क्या होती है, बैरियर्स होते हैं, कम्युनिकेशन की बाधाएं होती है। तो कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं आती है या फिर संचार में कौन कौन सी बैरियर्स होते हैं उसको समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड थॉट और इन्फॉर्मेशन, हाउएवर समटाइम इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू सर्टेन बैरियर्स। संचार का अर्थ है विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान, लेकिन कई बार प्रभावी संचार में बाधाएं आ जाती है। अभी बाधाएं जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि शारीरिक बाधाएं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। शारीरिक बाधाएं नाम से समझ सकते हो वो बैरियर जो कि आपके शरीर से हो रहा है, वो बाधा संचार में आ रही है जो कि आपके शरीर की वजह से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को है ना, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, तो आपके और मेरे बीच में जो संचार हो पाएगा, क्या वो सही ढंग से हो पाएगा, क्या वो प्रभावी संचार हो पाएगा? नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो मेरे सर दर्द में जाएगा, ना कि आपकी बात के ऊपर। तो ये क्या होता है, जब भी शारीरिक बाधाएं संचार में आती है, जब भी आप अपने शारीरिक किसी कारण की वजह से जब सही ढंग से संचार नहीं कर पाते हो, तो उसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी कि आपका शारीरिक बाधाएं कहते हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो कि जब प्रेषक या प्राप्तकर्ता को शारीरिक या है ना शारीरिक स्थिति से जुड़ी समस्या होती है, जैसे कि कमजोर दृष्टि होना, सुनने में कठिनाई होना, बोलने में दोष होना, कोई बीमारी होना। भाई मेरे को कोई बीमारी है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, या मेरे को सही ढंग से सुनाई नहीं देता है, तो उसकी वजह से भी संचार नहीं हो पाएगा। कमजोर दृष्टि, मेरे को सही ढंग से दिखता नहीं है, तो उसकी वजह से भी संचार नहीं हो पाएगा। बोलने में कोई दोष है, यानी कि मैं सही ढंग से बोल भी नहीं पाती हूँ, उसकी वजह से भी संचार में दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी शारीरिक बाधाओं की वजह से संचार में दिक्कत आती है, बाधाएं आती है, उसको क्या कहते हैं, शारीरिक बाधाएं, यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। अब मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या है, जब आपके साइकोलॉजी की वजह से कोई भी बैरियर्स आते हैं, कम्युनिकेशन में कोई भी बाधाएं आती है, उसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिक बाधाएं कहते हैं। जैसे कि आपने पहले से ही सोच लिया है कि ये आदमी तो खराब ही है, उसने आपके साथ में कोई एक खराब काम कर दिया, आपका कोई दोस्त है जिसने आपके साथ में एक खराब काम कर दिया। अब उस एक काम की वजह से आपने सोच लिया कि ये आदमी तो है ही खराब ही आदमी, तो मेरे को इससे कभी जीवन में बात ही नहीं करनी है। आपने अपने दिमाग में वो परसेप्शन बना लिया उसके लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उस परसेप्शन की वजह से कभी आपके और आपके दोस्त के बीच में संचार ही नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाया। इसको क्या कहेंगे, साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन, मनोवैज्ञानिक संचार के मनोवैज्ञानिक बाधाएं कहते हैं। ठीक है, रीड करके बताऊं तो क्या बोला है, जब भावनाएं, मानसिक स्थिति या दृष्टि संचार को प्रभावित करती है। जब आपकी भावनाएं या फिर आपकी मानसिक स्थिति जो है वो संचार को प्रभावित करी, तो उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि मनोवैज्ञानिक बाधाएं। जैसे कि मैंने बताया ना, आपके दिमाग में किसी को लेकर कोई भी नकारात्मक दृष्टिकोण है, कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड है, आपने सोच लिया कि ये आदमी तो खराब ही है, अब आपके दिमाग में उसको लेकर नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आपके बीच में और उस इंसान के बीच में कभी संचार ही नहीं हो पाएगा। तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या होती है, जब भी आपके मानसिक स्थिति की वजह से संचार में कोई भी बाधाएं आती है, संचार में कोई भी रुकावट आती है, उसको मनोवैज्ञानिक बाधाएं कहते हैं। एक होता है फिजिकल बैरियर, यानी कि भौतिक बाधाएं। अब फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है, शारीरिक बाधाएं, शरीर से जुड़ी हुई कोई भी चीज है जिसकी वजह से संचार में बाधा आ रही है। साइकोलॉजिकल, मनोविज्ञान से जुड़ी हुई कोई भी चीज है जिसकी वजह से बाधा आ रही है। फिजिकल बैरियर यानी कि भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाएं कैसी, भौतिक बाधाएं आपके आसपास का वातावरण कैसा है उनकी वजह से, अगर आपके आसपास की भौतिक वातावरण की वजह से अगर संचार में कोई भी बाधा आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब वातावरण या परिवेश से जुड़ी हुई समस्या आती है, जैसे कि शोर हो रहा है,
दूरी है, कमज़ोर आधारभूत है संरचना या फिर बंद कमरे हैं, यानी कि आपके आसपास की जो भौतिक वातावरण है उसकी वजह से अगर संचार में कोई भी बाधा आ रही है उसको बोलते हैं भौतिक बाधाएं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन अब लाइट ही चली जाए तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगी? अंधेरा हो जाएगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो क्या है, मेरी भौतिक वातावरण कैसा है? डार्क है, डार्कनेस है, लाइट नहीं है, तो उसकी वजह से संचार नहीं हो पाएगा। या फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और पास में से कोई डीजे चल रहा है, गाने बज रहे हैं, आज तो मेरे यार की शादी है, तो वो नॉइस हो रही है, वो आवाज़ हो रही है, उस आवाज़ की वजह से संचार नहीं हो पाएगा, हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यानी कि भौतिक जो आपका परिवेश होता है, भौतिक जो वातावरण है उसकी वजह से अगर संचार में कोई भी बाधा आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो उसको बोलते हैं फिजिकल यानी कि भौतिक बाधाएं। एक होता है यांत्रिक बाधाएं यानी कि मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर क्या होता है? जब संचार के साधनों या तकनीकी उपकरणों में समस्या होती है, जैसे कि टेलीफोन में, माइक्रोफोन में, इंटरनेट कनेक्शन में तकनीकी खराबी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल बैरियर कहते हैं। यानी कि जब भी किसी तकनीक के माध्यम से, टेक्निक की वजह से कोई भी अगर बाधा आती है संचार में, उसको हम क्या कहते हैं? आपका मैकेनिकल बैरियर यानी कि यांत्रिक बाधाएं कहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लैपटॉप पे क्लास ले रही हूँ लेकिन मेरा लैपटॉप ही चलना बंद हो जाए तो क्या मैं यहाँ पे क्लास ले पाऊंगी? सही ढंग से नहीं ले पाऊंगी। या फिर हम अगर फ़ोन कॉल पे बात करें तो आपको नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी है, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो सही ढंग से नहीं है, तो क्या संचार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर वाईफाई का कनेक्शन नहीं है तो क्या संचार हो पाएगा? लोगों के बीच में नहीं हो पाएगा। तो यानी कि जब भी तकनीक के माध्यम से कोई भी बाधा आती है संचार में, उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल बैरियर्स कहते हैं। और लास्ट में आता है आपका, एक और है आपका सेकेंड लास्ट है शाब्दिक बाधाएं यानी कि सिमेंटिक बैरियर। शाब्दिक बाधाएं क्या होती है? नाम से समझ सकते हो, शब्दों के माध्यम से जब कोई भी बाधा आती है तो उसको बोलते हैं शाब्दिक बाधाएं। फॉर एग्जाम्पल, वो गुजराती वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। गुजराती जो है वो क्या कहते हैं? वो मोटा कहते हैं, ठीक है। और नॉन गुजरातीज जो है उनके लिए मोटा का मतलब क्या है? फैटी इंसान है। लेकिन अब यहाँ पे शब्द तो दोनों सेम है, मोटा मोटा, लेकिन यहाँ पे शब्द के माध्यम से क्या हो रहा है? संचार सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अब गुजराती कोई इंसान है, उसने अगर आप गुजरात में गए और आपको बोल दिया मोटा भाई, तो आप तो गुस्सा हो जाओगे, अरे भाई मेरे को मोटा कैसे बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मोटा बोलने की, क्या मैं मोटा दिखता हूँ तेरे को? ऐसे गुस्सा हो जाओगे। लेकिन उसका मोटा बोलने का मतलब क्या है? वो आपको रिस्पेक्टफुली मोटा भाई बुला रहा है, वो आपको रिस्पेक्टफुली बड़ा भाई बुला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दों के माध्यम से बाधा हो गई ना, अभी शब्दों के माध्यम से संचार नहीं हो पाया, उसका शब्द का मतलब कुछ और था, आपका शब्द का मतलब कुछ और था। तो जब भी शब्दों के माध्यम से संचार में बाधा आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? शाब्दिक बाधाएं यानी कि सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। या फिर आपने शशि थरूर, है ना, शशि थरूर की आपने अगर स्पीचेस सुनी होगी तो शशि थरूर इतने क्लिच्ड जार्गन्स का इस्तेमाल करते हैं अपने संचार में, इतने क्लिच्ड शब्दों का उपयोग करते हैं अपनी स्पीचेस में कि सामने वाले जो श्रोतागण हैं उनको समझ ही नहीं आता है कभी कभी, तो ठीक है। तो इतनी टफ इंग्लिश बोल लेते हैं। तो जब भी आप अपने कोई भी जार्गन्स का यूज़ करते हो, कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करते हो जो आपकी सामने वाली ऑडियंस नहीं समझ पाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? शाब्दिक संचार उसको क्या कहते हैं? उसको शाब्दिक बाधाएं कहते हैं, ठीक है, यानी कि सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जब शब्दों, प्रतीकों या भाषा को सही से समझा नहीं जाता है तो आपका सिमेंटिक बैरियर्स होता है। जैसे कि गलत अर्थ निकालना, अब मोटा का अर्थ आपका कुछ और था, गुजराती का अर्थ कुछ और था। तकनीकी भाषा यानी कि आपका जार्गन, जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है ना, अब हम पॉलिटिकल साइंस में एक शब्द का उपयोग करते हैं जिसका नाम है अमेंडमेंट, लेकिन इजी भाषा में हम उसको कहते हैं चेंजेस करना। अगर मैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बच्चे को अगर अमेंडमेंट शब्द समझाना चाहूँगी तो उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं उसको चेंजेस समझाना चाहूँगी तो वो उसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बच्चे के सामने अगर मैं अमेंडमेंट शब्द का उपयोग करूँगी या फिर जो भी हम हमारी पॉलिटिकल भाषा का उपयोग करते हैं वो यूज़ करूँगी तो उसको नहीं समझ में आएगा। या फिर आपने देखा होगा लीगल जो लैंग्वेज होती है, जो लॉयर्स वगैरह बोलते हैं, वो हमको नहीं समझ में आती है, उनकी वो टेक्निकल लैंग्वेज होती है। तो जब भी हम किसी टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हैं, क्लिच्ड जार्गन्स का यूज करते हैं, यानी कि शब्द ऐसे यूज करते हैं जो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, तो शब्दों के माध्यम से वो बाधाएं हो जाती है संचार में, जिसकी वजह से संचार नहीं हो पाता है, और इसी को ही शाब्दिक बाधाएं, सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यानी कि संगठनात्मक बाधाएं। संगठनात्मक बाधाएं क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही है जिसकी वजह से संचार नहीं हो पा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? संगठनात्मक बाधाएं। जैसे कि संगठन की संरचना, नियम, आदेश, पदक्रम या फिर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की अस्पष्टता के कारण होने वाली बाधाएं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, वहाँ पे मुझ पे कुछ ऊट पटांग रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए हुए हैं कि आपको सुबह 6 बजे आना है,
6 से 6:15 भी हुए तो गेट जो है वो बंद हो जाएगा। आपको शाम को 6 बजे ही जाना है, उससे आप 5:59 पे भी नहीं जा सकते हो, आपको फिक्स 6 बजे ही जाना है। या फिर कुछ ऐसे नियम बनाए हुए हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्था में हिंदी में ही बात करनी है, आपको अंग्रेजी शब्द का उपयोग ही नहीं करना है, वरना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप अगर इतना सा भी अंग्रेजी शब्द का उपयोग करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर मुझे कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन अगर मेरी संगठन बनाकर देगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी संस्था जो है वो अगर ऐसे कानून नियम मेरे पे बनाएगी, तो क्या मैं वहां पे काम कर पाऊंगी? क्या मैं आसपास के लोगों से संचार कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो यानी कि वहां पे संगठन की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो है संचार नहीं हो पाएगा। इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं, कुछ ऐसी संरचनाएं बनी हुई है जिसकी वजह से संचार नहीं हो पा रहा है, और इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। एक लास्ट होता है आपका कल्चरल बैरियर, यानी कि सांस्कृतिक बाधाएं। ये क्या होती है? अलग अलग संस्कृति, मान्यताओं, मूल्यों और परंपराओं के कारण जो भी संचार में बाधाएं आती है उसको क्या कहते हैं? कल्चरल बैरियर, यानी कि सांस्कृतिक बाधाएं कहते हैं। जैसे कि वो गुजराती वाला एग्जाम्पल यहाँ भी ले सकते हैं। भाई गुजरातियों की संस्कृति अलग है, हमारी अलग है, तो गुजराती अगर मोटा शब्द बोलेंगे तो उसकी संस्कृति, उसकी भाषा हमको नहीं पता है, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा उनको नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या होगा? संचार नहीं हो पाएगा। या फिर आप अगर देखोगे दो अलग अलग धर्म के अगर लोग हैं, दो अलग अलग जाति के लोग हैं, तो उनके धर्म जाति में कुछ अलग अलग कानून नियम होते हैं, कुछ अलग व्रत वगैरह करते हैं, कुछ अलग उनकी प्रथाएं चलती है। दूसरे धर्म जाति के लोगों में कुछ अलग प्रथाएं चलती है। तो दोनों अगर एक दूसरे के कल्चर को नहीं समझ पाएंगे, कल्चर की वजह से, संस्कृति की वजह से अगर संचार नहीं हो पाता है, तो इसको क्या कहते हैं? सांस्कृतिक बाधाएं, यानी कि कल्चरल बैरियर्स कहते हैं। ठीक है, ये 7 टाइप्स ऑफ बैरियर्स हमने यहाँ पे देखे। एक बार फिर से मैं आज शुरू से आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा बैरियर क्या होती है? बाधाएं होती है, संचार में किसी भी तरीके की कोई भी रुकावट आती है जिसकी वजह से प्रभावी संचार नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं संचार की बाधाएं, यानी कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स। पहला, उसके काफी सारे टाइप्स होते हैं। पहला हमने देखा शारीरिक बाधाएं, यानी कि शरीर की वजह से कोई भी बाधाएं आती है उसको शारीरिक बाधाएं कहते हैं। एक होता है दूसरा आपका मनोवैज्ञानिक बाधाएं, यानी कि साइकोलॉजिकल, आपके मन है ना, मानसिक स्थिति की वजह से अगर कोई भी बाधाएं आती है संचार में, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। एक होता है फिजिकल बैरियर, यानी कि भौतिक बाधाएं, आपके भौतिक परिवेश की वजह से अगर संचार में कोई भी बाधा उत्पन्न होती है उसको भौतिक बाधाएं यानी कि फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। फोर्थ होता है यांत्रिक, यानी कि मैकेनिकल बैरियर्स। तकनीकी उपकरणों के माध्यम से अगर कोई भी दिक्कत आती है संचार को प्रभावी होने में, तो उसको यांत्रिक बाधाएं यानी कि मैकेनिकल बैरियर्स कहते हैं। शब्दों के माध्यम से संचार में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी बाधाएं आती है, तो उसको शाब्दिक बाधाएं यानी कि सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। संगठनात्मक बाधाएं क्या होती है? संगठन में कुछ ऐसी संरचनाएं हैं, कुछ ऐसे नियम कानून बनाए हुए हैं जिसकी वजह से संचार नहीं हो पा रहा है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। और लास्ट में हमने देखा कल्चरल बैरियर्स, यानी कि सांस्कृतिक बाधाएं, यानी कि दो अलग अलग कल्चर हैं, दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनके बीच में अगर कोई भी संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर बाधाएं आती है, संस्कृति के है ना ट्रेडिशंस को लेकर, मूल्यों को लेकर कोई भी बाधाएं आती है जिसकी वजह से संचार नहीं हो पाता है, उसको हम कल्चरल बैरियर्स कहते हैं। ठीक है, बैरियर्स वाला टॉपिक भी आपका फिनिश करवा दिया मैंने। एक लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है आज की क्लास का, जिसका नाम है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कम्युनिकेशन के 3 मॉडल्स होते हैं। एक होता है आपका लीनियर कम्युनिकेशन, एक होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, एक होता है इंटरैक्टिव मॉडल। अब लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? लीनियर मॉडल को हिंदी में क्या बोलते हैं? लीनियर मॉडल ही बोलते हैं। ठीक है, अब लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? लीनियर मॉडल इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि लीनियर संचार जो है वो सबसे पुराना मॉडल है। इसमें क्या बोला गया है? इट डिस्क्राइब कम्युनिकेशन एज वन वे प्रोसेस वेयर सेंडर ट्रांसमिट्स अ मैसेज टू द रिसीवर विदाउट एक्सपेक्टिंग फीडबैक, यानी कि इसमें संचार जो है वो एक तरफा संचार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे एक तरफा होती है, जहाँ पे प्रेषक जो है, सेंडर जो है वो संदेश भेजता है और रिसीवर केवल संदेश को प्राप्त करता है। इसमें कोई भी फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो हो गया, टीवी हो गया, समाचार पत्र हो गया, कक्षा व्याख्यान हो गया, यानी कि आप टीवी पे कोई भी न्यूज़ सुन रहे हो, आप रेडियो पे कोई भी गाना सुन रहे हो। अब क्या वो गाने को आप वापस से रिप्लाई करके बोल सकते हो? आप टीवी में कोई भी न्यूज़ सुन रहे हो तो क्या उस न्यूज़ एंकर को वापस से रिप्लाई करके बता सकते हो? नहीं बता सकते हैं ना। क्यों? वहाँ पे सिर्फ संचार एक तरफा होता है, सिर्फ टीवी वाला एंकर ही आपको पहुँचा सकता है बात, आप वापस से उसको नहीं पहुँचा सकते हो। यानी कि आप अगर अनुपमा देख रहे हो तो आप क्या अनुपमा वाले जो सीरियल है, क्या अनुपमा को आप रिप्लाई करके बोल सकते हो कि नहीं नहीं तू
ऐसा मत कर, ये सही नहीं है, नहीं बोल सकते ना। सिर्फ वो ही आप तक बातें पहुंचा सकती है, आप उस तक बातें नहीं पहुंचा सकते हो। तो जहाँ पे एक तरफा संचार होता है उसको बोलते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है, यानी कि सबसे पुराना संचार है। तो याद रखना है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संचार हम भेज सकते हैं, वापस से फीडबैक इसमें हमको नहीं मिलता है। इसके अंदर एरिस्टोटल ने अपना मॉडल बताया हुआ है लीनियर मॉडल में, जहाँ पे एरिस्टोटल क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक सेंडर है, उसके पास में कोई मैसेज है, वो उसको चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाता है और रिसीवर उसको डिकोड करता है, बस। उसके बाद में फीडबैक आया नहीं आया वो हम पता ही नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में फीडबैक होता ही नहीं है, ठीक है, एक तरफा संचार होता है। दूसरा होता है आपका इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो टू वे होता है, यानी कि दो तरफा संचार होता है। लीनियर मॉडल में क्या देखा हमने, कम्युनिकेशन वन वे है, एक तरफा संचार है। लेकिन इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। और ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जहाँ पे भी आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना सा ही है, जो आपका इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपका टू वे होता है, लेकिन नॉन फेस टू फेस होता है, यानी कि आपके बीच में संचार तो हो रहा है, सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर को, रिसीवर ने वापस से रिप्लाई करा फीडबैक तो भेजा, लेकिन सेम टाइम पे नहीं भेजा, नॉन फेस टू फेस है। और ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये भी टू वे तो होता है, लेकिन ये आपका फेस टू फेस होता है, यानी कि सेंडर ने कोई मैसेज भेजा और उसी सेम टाइम पे रिसीवर भी उसको वापस से फीडबैक भेजता है, रिप्लाई करता है। यानी कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पे हमको फीडबैक देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है। ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव मॉडल जो है वो दोनों ही आपके टू वे कम्युनिकेशन होते हैं, बस फ़र्क इतना सा होता है कि इंटरैक्टिव मॉडल जो है ये क्या होता है, आपका नॉन फेस टू फेस होता है, यानी कि सेम टाइम पे संचार यहाँ पे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, वो ईमेल वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने आपको अगर कोई ईमेल भेजा, तो आप जब भी ईमेल देखोगे, जब भी ईमेल को पढ़ोगे, तब उसका रिप्लाई मुझे करोगे, हाथों हाथ तो नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको मैसेज भेजा, ईमेल भेजा, आपने उसका रिप्लाई मुझे करा, लेकिन सेम टाइम पे नहीं करा। तो जब सेम टाइम पे संचार नहीं हो पाता है, वो होता है इंटरैक्टिव मॉडल। और ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है, ये भी टू वे होता है, दो तरफा होता है, यानी कि आप मैसेज को भेज भी सकते हो, आप मैसेज को रिसीव भी कर सकते हो, लेकिन ये आपका फेस टू फेस होता है। जैसे कि हम फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं, मैं और मेरी दोस्त अगर बात कर रहे हैं, तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा हाय क्या कर रही है, तो उसने सेम टाइम पे रिप्लाई करा कि मैं कुछ नहीं, मैं घर का काम कर रही हूँ या फिर मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सेम टाइम पे उसने मेरे को रिप्लाई कराना। तो जब भी आपका सेम टाइम पे कम्युनिकेशन होता है वो आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है, और जब भी सेम टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं होता है वो आपका इंटरैक्टिव मॉडल होता है, ठीक है। बाकी दोनों आपके टू वे कम्युनिकेशन होते हैं, यानी कि दोनों में ही फीडबैक जो है वो होता है, दोनों में ही प्रतिक्रिया जो है वो मिलती है। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में भी मिलती है और इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में भी आपको फीडबैक मिलता है। अंतर इतना सा है कि ट्रांजैक्शनल जो है उसमें सेम टाइम पे फीडबैक मिलता है, यानी कि ये आपका फेस टू फेस होता है, और इंटरैक्टिव में आपको सेम टाइम पे फीडबैक नहीं मिलता है, ये आपका नॉन फेस टू फेस होता है, ठीक है। और लीनियर मॉडल में तो हमको फीडबैक ही नहीं मिलता है, सिर्फ ये एक तरफा यानी कि वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आई होप ये सारे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आपको समझ में आ गए हैं। लास्ट में समरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लीनियर क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। इंटरैक्टिव मॉडल क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है, फीडबैक मिलता है, लेकिन साइमल्टेनियस फीडबैक नहीं मिलता है, नॉन फेस टू फेस है। और ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है, साइमल्टेनियस फीडबैक आपको, यानी कि उसी टाइम पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे उसी टाइम पे आपको फीडबैक यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हमने कर ली। आज का लास्ट हमारा टॉपिक होता है मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं, फिर आज की हमारी जो क्लास है वो फिनिश हो जाएगी। हमने सारा पूरा कम्युनिकेशन जो है वो आई थिंक 2-2.25 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लिया है। मेटा कम्युनिकेशन क्या है, मेटा कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन का अर्थ है संचार के बारे में संचार करना। संचार के बारे में संचार कैसे करते हैं मैडम, ये कौन सी नई टेक्निक आई है? संचार के बारे में संचार ऐसे करेंगे कि हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यह है वह छिपा हुआ संदेश, लहजा, आपके हाव भाव, आपके चेहरे के भाव और गैर मौखिक संकेत होते हैं जो बोले गए शब्दों के साथ जुड़ के संदेश को प्रभावित बनाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आज मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं, मैंने बोला कि आज मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, लेकिन मेरे हाव भाव, मेरे बोलने का तरीका कुछ और कह रहा है। तो मैंने कम्युनिकेट तो करा, लेकिन कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेशन क्या हुआ कि मेरे हाव भाव जो है वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है। या फिर
मैंने है ना, मेरे जो हाव भाव है वो ये नहीं बता रहे कि मेरी तबीयत ठीक है, मेरे हाव भाव ये कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन शब्द कुछ और कह रहे हैं। तो आपके कम्युनिकेशन, अबाउट कम्युनिकेशन क्या होता है? सबसे पहले तो मैंने कम्युनिकेशन करा कि मेरी तबीयत ठीक है, और दूसरा अब इस कम्युनिकेशन के बारे में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आप मेरी टोन देखोगे, मेरे हाव भाव देखोगे, मेरी पिच देखोगे, और इन सबको देख के आपको पता चला कि ये जो मैडम कम्युनिकेट कर रही है ये सही नहीं है, मैडम के हाव भाव से पता नहीं लग रहा है कि वो ठीक है। तो कम्युनिकेशन, अबाउट कम्युनिकेशन, संचार के बारे में संचार हुआ ना, कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो सही नहीं है। तो संचार के बारे में जब भी संचार होता है, कम्युनिकेशन के बारे में जब भी कम्युनिकेशन होता है, उसको हम मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आपके यहाँ पे सारा टॉपिक जो है वो फिनिश होता है, जहाँ पे हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में कवर कर ली है। कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे कंप्लीट कवर करवा दी है। ये आपका पूरा क्लास यहाँ पे फिनिश हो चुका है कि UPPCS प्रीलिम्स 2025 में CSET में आपका इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन एक ही वीडियो में यहाँ पे पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन करा, फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करा, फिर नेचर ऑफ कम्युनिकेशन करा, फिर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार की क्या विशेषताएं होती है वो मैंने आपको बताई थी। संचार के क्या महत्व है ना, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैंने आपको बताया। लास्ट में हमने बैरियर्स यानी कि बाधाएं देखी, काफ़ी 7 प्रकार की बाधाएं देखी, और मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे, जहाँ पे हमने 3 मॉडल देखे, लीनियर, ट्रांजैक्शनल और इंटरेक्टिव मॉडल, और लास्ट में मेटा कम्युनिकेशन का एक टॉपिक भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में कवर कर ली है। तो यहाँ पे आपका इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन का यूनिट पूरा फिनिश हो जाता है। पूरे एक बड़ी वीडियो में मैंने आपका सारा कुछ यहाँ पे कवर करवा दिया है। काफ़ी अच्छा रिविजन की वीडियो है। अगर आपने अभी तक रिविजन नहीं किया है तो आप मेरी इस वीडियो से पूरा अच्छे से रिवाइज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। काफ़ी मेहनत लगी है इस पूरी वीडियो को बनाने में, पहले अच्छे से कंटेंट तैयार करा है, फिर मैंने चिल्ला के आपको 2 घंटे तक सारी बातें समझाई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएट कर देना, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। अब इसके बाद में मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पे कम्युनिकेशन से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व करवा दूंगी। जितने भी PYQs हैं वो आपके फिर एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। एक वीडियो में थ्योरी कर ली, एक वीडियो में सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो सारी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। और वो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर मैंने सारे के आंसर आपको पहले ही समझा दिए। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देखेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने आपकी आज इस वीडियो में समझा दी है। तो अगर आपने वीडियो को थोड़ा बहुत भी मिस करा है तो वापस से अच्छे से इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।